Hello everyone, welcome to ThinkCatch. In this video, we are going to cover unit number 3 of your system programming and operating system, that is loaders. ठीक है, इसके अंदर हम सारे जो लोडर्स है उसको टाइप के साथ कवर करेंगे। जो तुम्हारे एब्सोल्यूट लोडर हो गए, तुम्हारे सारे लोडर्स को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो डायनेमिक लिंकिंग और स्टैटिक लिंकिंग है उसको भी कवर करेंगे। एज पर PYQs हम इस सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर हमने कवर कर ली है। डायनेमिक लिंकिंग, स्टैटिक लिंकिंग और जितने भी PYQs है वो भी हमने कवर कर लिए। सो लेट्स गो एंड वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लोडर एंड लिंकर। लोडर क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसको लोडर के अंदर भेजते हैं और वो लोडर वो डाटा को मेन मेमोरी के अंदर क्या करता है, डाल देता है। ठीक है, मतलब देखो पहले से एक बात समझो कि क्या होता है। पहले सोर्स प्रोग्राम यानी कि जब तुम कोड करते हो वो जाता है कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट फाइल्स क्या रहेंगी? फाइल्स कंटेनिंग कोड जनरेटेड बाय कंपाइलर एंड असेंबलर। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल्स ऐसी फाइल रहती है जिसके अंदर ऐसा कोड रहेगा जो कि कंपाइलर ने जनरेट किया है। ठीक है, इसके अंदर डाटा रहेगा, कोड रहेगा, एट रन टाइम या फिर रीलोकेशन इन्फॉर्मेशन भी रहेगी कि जो तुम्हारा डाटा है वो तुम्हें कहां पे रीलोकेट करना है। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या होगा, जो तुम्हारे प्रोग्राम सिंबल्स, लिंकिंग एंड डिबगिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी तुम्हारी इस ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझो, हमने क्या किया, कोड को रन किया, वो गया कंपाइलर के अंदर। ठीक है, कोड रन किया, कंपाइलर के अंदर गया, फिर उससे ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएट होगी। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? जिसके अंदर कोड होता है जनरेटेड, जो कि कंपाइलर और असेंबलर करता है। ठीक है, इसके अंदर वही डाटा रहेगा जो कि रन टाइम पे यूज किया जाता है और रीलोकेशन इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे होगी। ठीक है, इसके अंदर वो प्रोग्राम और सिंबल्स रहेंगे जो कि लिंकिंग और डिबगिंग की इन्फॉर्मेशन रहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट फाइल्स मल्टीपल क्रिएट होती है। लेट्स से 4-5 ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएट होंगी जब एक कोड तुम रन करोगे। अब वो जो सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स होती है वो जाती है लिंकर के अंदर। ठीक है, फिर लिंकर क्या करता है, उन सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर जो सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाती है। फिर वो सेकेंडरी मेमोरी से जाती है लोडर के अंदर, और लोडर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट फाइल को मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है ताकि हम उस प्रोग्राम को क्या कर सके, रन कर सके। सो दैट इज योर एंटायर वर्किंग ऑफ योर लोडर एंड लिंकर। फिर से एक बार समझो क्या हुआ, जो हमने कोड रन किया वो गया कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर ने उस कोड को क्या किया, ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर कन्वर्ट किया। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? ऐसी फाइल जो कि कंपाइलर और असेंबलर जनरेट करता है, जिसके अंदर डाटा रहेगा, कोड मतलब कोड रन टाइम पे जो रन हुआ उसके अंदर क्या रहेगा, वो हुआ, और ये लोकेशन इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहेगी, या फिर डिबगिंग या फिर लिंकिंग या फिर सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है किसी भी कोड के अंदर वो ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर वो जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होती है वो मल्टीपल क्रिएट होती है, यानी कि 1 2 3 4 क्रिएट होती है, तो वो जाती है लिंकर के अंदर। वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स जो लिंकर के अंदर जाती है उसको लिंकर क्या करता है, एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर वो सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल जाती है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी से जो तुम्हारी फाइल है उसको लोडर के अंदर लोड किया जाता है, और लोडर फिर उसको मेन मेमोरी के अंदर क्या कर देता है, लोड कर देता है, जिससे क्या होगा, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर एंटायर प्रोसेस ऑफ लोडर एंड लिंकर। तो लोडर क्या होता है, प्रोग्राम यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी टू मेन मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी तक ऑब्जेक्ट फाइल्स को लोड करने के लिए जो प्रोग्राम यूज किया जाता है उसको हम लोडर कहते हैं। और लिंकर मतलब क्या, जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स है जो कि कंपाइलर क्रिएट करेगा उसको एक साथ मिलाकर एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल के अंदर कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं लिंकर, उसको हम कहेंगे लिंकर। आई होप तुम्हें लोडर और लिंकर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो लोडर की 4 मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट अलोकेशन, यानी कि जो तुम्हारा मेमोरी है वो तुम्हारे प्रोग्राम को असाइन करना। अभी जो लिंकर लोडर के बाद जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता उसको मेन मेमोरी के अंदर क्या करना, कुछ जो जगह अलोकेट करना। उसके बाद लिंकिंग, लिंकिंग मतलब क्या, सेपरेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एंड सप्लाई इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जो तुमने किया है कंपाइलर को ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर कन्वर्ट करना लिंकर के थ्रू, वो भी क्या होता है, लिंकिंग। वही क्या होता है, लिंकिंग, यानी कि कंबाइन सेपरेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स, जो भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स रहेंगे उनको कंबाइन करके एक सिंगल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको सप्लाई किया जाए। ठीक है, उसके बाद रीलोकेशन, रीलोकेशन मतलब क्या, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उसकी जो लोकेशन है एट योर डिस्क या फिर एट योर एनी एड्रेस, उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट कर देते हैं और लोड कर देते हैं अलग जगह पे। ठीक है, मतलब तुम्हारी अगर डिस्क हुई, लेट्स से ये तुम्हारी डिस्क है, तो तुम्हारा ये यहाँ पे डाटा है तो तुम्हें यहाँ पे लोड करना होता है, उसको हम कहते हैं रीलोकेशन, उसको हम क्या कहेंगे, रीलोकेशन। और लोडिंग के अंदर क्या, लोडिंग क्या मतलब क्या, ब्रिंग्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनटू मेन मेमोरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन, यानी कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है उसको मेन मेमोरी के अंदर लोड कर देना फॉर एग्जीक्यूशन, ये होता है तुम्हारा लोडिंग। ठीक है, आई होप तुम्हें 4 फंक्शन समझ में आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है अलोकेशन, अलोकेशन मतलब क्या, तुम्हारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर जगह अलोकेट करना। उसके बाद लिंकिंग, यानी कि 2 या फिर मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स रहेंगे उनको एक साथ लाकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करना। उसके बाद रीअलोकेशन, यानी कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उसको एज पर द नीड रीअलोकेट करना और डिफरेंट लोकेशन। और लोडिंग, लोडिंग मतलब क्या, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम रहेंगे उनको मेन मेमोरी के अंदर लाना फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, आई होप तुम्हें लिंकर लोडर समझ में आ गया होगा। Now let's start this object program। मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स को हम सेकेंडरी मेमोरी से लोडर के अंदर भेजते हैं और उसको एक मेन मेमोरी के अंदर भेजेंगे एक सिंगल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के थ्रू, ताकि वो एग्जीक्यूशन के लिए चले जाए। ठीक है, मतलब देखो लिंकर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करता है, बट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स लोडर के अंदर जाते हैं और लोडर उन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए एक साथ लाता है और मेमोरी के अंदर भेज देता है। ठीक है, अब ये लोडर का आर्किटेक्चर होता है। यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है, सोर्स प्रोग्राम कहाँ पे जाता है, ट्रांसलेटर के अंदर। ट्रांसलेटर क्या होगा, आइदर कंपाइलर होगा या फिर असेंबलर होगा। ये क्या होता है, आइदर कंपाइलर या फिर असेंबलर, ये होता है तुम्हारा ट्रांसलेटर। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो एक्चुअल कोड है वो जाएगा तुम्हारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर, वो जाता है कंपाइलर या फिर असेंबलर के अंदर, वो उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब ऐसे मल्टीपल जो सोर्स प्रोग्राम जाते हैं ट्रांसलेटर के अंदर और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स क्रिएट होते हैं, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जाते हैं ऑब्जेक्ट लोडर के अंदर। ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स कहाँ पे जाएंगे, लोडर के अंदर, फिर लोडर उसको भेजेगा मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसको फिर कहाँ पे भेजेगा, मेन मेमोरी के अंदर। ये क्या है, तुम्हारी मेन मेमोरी है। ठीक है,
उसके अंदर जो एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड है जो कि इन दो मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से बना है वो उसके अंदर स्टोर होगा, और जो लोडर के प्रोग्राम होते हैं वो भी यहाँ पे स्टोर होंगे। तो फिर से लोडर का आर्किटेक्चर क्या था, मल्टीपल सोर्स प्रोग्राम्स रन होंगे, वो जाएंगे तुम्हारे असेंबलर या फिर कंपाइलर के अंदर, उसके थ्रू हमें ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स मिलेंगे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स जाते हैं लोडर के अंदर, उन सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स को मिलाकर तुम्हारा लोडर एक एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड बनाता है और उसको मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। ये तुम्हारा लोडर का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, डायनामिक लिंकिंग, रीअलोकेशन, एरर हैंडलिंग, मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, ये तुम्हारे एडवांटेजेस होते हैं तुम्हारे लोडर की। यानी कि यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इफिशिएंटली होता है। डायनामिक लिंकिंग जो हम आगे देखेंगे वो भी यहाँ पे पॉसिबल होती है। एरर हैंडलिंग मतलब देखो जो ऑब्जेक्ट कोड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर जो भी एरर्स रहते हैं वो भी लोडर के अंदर सॉल्व किए जाते हैं। और उसको मॉड्यूलरिटी, यानी कि देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक साथ लाकर लोडर के अंदर रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मॉड्यूलरिटी और यूजेबिलिटी हमें मिलती है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ओवरहेड टाइम, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तुम्हारा लोडर का स्ट्रक्चर। उसके बाद ओवरहेड टाइम, यानी कि कभी-कभी मोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे यूज की जाती है। लिमिटेडली फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, और इसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। और ये लोडर क्या होता है, तुम्हारे ट्रांसलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। लोडर क्या करता है, ट्रांसलेटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी इश्यूज भी जनरेट होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लोडर स्कीम्स, यानी कि वेरियस लोडर ऑफ टाइप के लोडर्स हमें मिलते हैं एज पर द फंक्शनलिटीज, यानी कि यहाँ पे हम टाइप ऑफ लोडर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट होता है तुम्हारा कंपाइल गो लोडर, ठीक है। कंपाइल गो लोडर के अंदर क्या होगा, सोर्स प्रोग्राम आएगा, वो तुम्हारे कंपाइलर गो ट्रांसलेटर के अंदर जाता है, ठीक है। वो कहाँ पे जाता है, कंपाइलर गो ट्रांसलेटर, या फिर उसको तुम लोडर भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो जब लोडर से क्या होता है, वो सारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एक साथ आ जाते हैं और वो मेन मेमोरी के अंदर लोडेड प्रोग्राम इन मेन मेमोरी के अंदर जो तुम्हारे प्रोग्राम है उसको लोड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे असेंबलर भी होता है, तो उसको स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि कैसे ये असेंबलर इस पूरे मेमोरी के अंदर घुस गया है, ठीक है। सो लेट्स गो, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो रीड लाइन बाय लाइन, यानी कि जो कोड आएगा वो क्या होगा, लाइन बाय लाइन रन होगा, ठीक है। मशीन कोड ऑप्टेन, तो जब तुम कंपाइलर के अंदर उस कोड को भेजोगे तो वो तुम्हें मशीन कोड दे देगा, ठीक है। तो वो जो डायरेक्ट तुम्हारा मशीन कोड मिला है उसको ही तुम सीधे क्या करते हो, एक स्पेसिफिक एड्रेस के अंदर मेमोरी के अंदर डालोगे। मतलब देखो तुम पहले क्या करोगे, सोर्स प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइलर एंड गो ट्रांसलेटर के अंदर भेजोगे और सीधे जो कोड मिलेगा वो तुम इधर लोड कर दोगे इन द मेन मेमोरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो असेंबलर रन इन वन पार्ट ऑफ मेमोरी, यानी कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक असेंबलर एक पार्ट के अंदर रन कर रहा है। तो यही करता है कि तुम्हारा जो कंपाइल एंड गो ट्रांसलेटर है उसके मेमोरी के अंदर एक साइड पे असेंबलर भी होता है, तो असेंबलर यहाँ पे रन करेगा और जो तुम्हारा कंपाइलर गो ट्रांसलेटर वो अलग चीज है और असेंबलर वो अलग चीज है। कंपाइलर गो ट्रांसलेटर क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करेगा, उसको सीधे मेन मेमोरी के अंदर लोड कर देगा और यही पे तुम्हें असेंबलर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद असेंबल्ड इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली पुट इनटू असाइन्ड मेमोरी लोकेशन, यानी कि वहीं पे जो तुम्हारी मेन मेमोरी है उधर ही जो इंस्ट्रक्शंस है उसको डायरेक्टली क्या किया जाएगा, असेंबल्ड किया जाएगा और वहीं पे मेन मेमोरी के अंदर वहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। जब तुम्हारी आफ्टर असेंबली लोकेशन काउंटर इज सेट टू स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जब तुम्हारा जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो उधर लोड हो चुका है आफ्टर असेंबली, वो क्या किया जाएगा, तुम्हारे लोकेशन काउंटर को, तुम्हारे असेंबली लोकेशन काउंटर को स्टार्ट के ऊपर सेट किया जाएगा और वहीं पे तुम्हारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा सोर्स प्रोग्राम जाएगा कंपाइलर एंड गो ट्रांसलेटर के अंदर, फिर वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट हो रहा है, वो सीधे यहाँ पे लोड कर दिया जा रहा है मेन मेमोरी के अंदर। फिर जब वो यहाँ पे लोड किया जाएगा तब वो जाएगा असेंबलर के पास, असेंबलर क्या कर रहा है, उसको असेंबल कर रहा है, ठीक है। फिर उसको असेंबली करने के बाद फिर से उसको इसी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा एट स्पेसिफिक लोकेशन, लेट से यहाँ पे स्टोर कर देगा। फिर उसको हम जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो फिर से हमारा जो लोकेशन काउंटर है वो हम स्टार्ट में शुरू कर देंगे, यानी कि फिर से ये जो प्रोसेस है वो रिपीट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज योर वर्किंग ऑफ योर कंपाइल एंड गो लोडर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, बैट फॉर 77 फॉर्टन कंपाइलर, ये इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। मतलब देखो फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे लेट से कोड है, यहाँ पे क्या है, कोड है, तो कोड क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन रीड हो रहा है, वो सोर्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन हो रहा है, रीड होगा, फिर वो जाएगा कंपाइल एंड गो ट्रांसलेटर के अंदर, फिर ये उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएट करेगा और वो सीधे कहाँ पे लोड क्रिएट कर दी जाएगी, मेन मेमोरी के अंदर। फिर यहाँ पे असेंबलर होता है मेन मेमोरी के अंदर, ये असेंबलर उस ऑब्जेक्ट फाइल्स के ऊपर जो असेंबलर ऑपरेशन परफॉर्म करता है वही ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और उसको असेंबल कर देगा। फिर असेंबल करने के बाद वो इसी मेन मेमोरी के अंदर उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। और जब वो इधर स्टोर कर देगा उसके बाद जो तुम्हारा लोकेशन काउंटर है, यानी कि जो पूरी प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट पे चली जाएगी। सो दैट इज योर एंटायर प्रोसेस ऑफ कंपाइलर एंड गो लोडर, ठीक है। अब उसका एग्जांपल भी लिखा है, वेट फॉर 77 फॉर्टन कंपाइलर, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये बहुत ईजी होता है, सिंपल टू इंप्लीमेंट, नो सबरूटीन मतलब यहाँ पे मॉड्यूल्स या फिर फंक्शंस नहीं होते या फिर उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी भी हमें देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट अगर कोई कंपाइलर होगा तो वो ये है, ठीक है। असेंबलर नॉट यूज्ड स्टिल इन मेमोरी, सो मेमोरी लॉस, यानी कि देखो जो तुम्हारा डिसएडवांटेज है वो हम पढ़ रहे हैं कि जो तुम्हारा असेंबलर है वो यहाँ पे, वो कहाँ पे, मेन मेमोरी के अंदर है, वो कहाँ पे, यहाँ पे मेन मेमोरी के अंदर है, जिसकी जरूरत यहाँ पे नहीं थी, इसलिए कि इस असेंबलर की इस मेमोरी की वजह से होने की वजह से क्या हो रहा है, जो तुम्हारा मेमोरी लॉस है वो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कोड रन मल्टी टाइम ट्रांसलेशन एवरी टाइम एंड रीट्रांसलेशन, मतलब देखो जब भी तुम्हारा कोड बहुत बार टाइम एक ही कोड मल्टीपल टाइम रन करेगा तो उसका ट्रांसलेशन हर बार होगा, और अगर ट्रांसलेशन हर बार हो रहा है तो रीट्रांसलेशन भी होगा, तो जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। मतलब कोड मल्टीपल टाइम एक ही कोड रन होने की वजह से ट्रांसलेशन भी हर बार होगा और ट्रांसलेशन हुआ तो रीट्रांसलेशन भी होगा, तो उससे जो तुम्हारा टाइमिंग है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हार्ड फॉर ऑर्डरली मॉड्यूलर प्रोग्राम, यानी कि जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है, सब रूटीन्स वाली जो प्रोग्रामिंग होती है या फिर फंक्शंस वाली जो प्रोग्रामिंग होती है, इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और मल्टीपल सेगमेंट्स को यहाँ पे हैंडल करना भी एक बहुत मुश्किल हो जाती है। सो डिफिकल्ट टू हैंडल मल्टीपल सेगमेंट्स, यानी कि मल्टीपल सेगमेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो तुम्हारे कोड के अंदर सेगमेंट्स नहीं होते क्या, उसको मल्टीपल ऐसे अगर सेगमेंट्स एक साथ आ गए तो उसको हैंडल करना भी यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो एक बार फिर समझो कि कंपाइलर एंड गो लोडर वर्क कैसे करता है। सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो कोड होगा वो लाइन बाय लाइन रीड किया जाएगा, वो जाएगा कंपाइलर एंड गो ट्रांसलेटर के अंदर, वो सीधे उसका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम सीधे डाल देगा मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। फिर मेन मेमोरी के अंदर जो असेंबलर रहेगा वो उसको असेंबली करेगा, ठीक है। फिर असेंबली करने के बाद वो जो तुम्हारा लोकेशन काउंटर है वो फिर से स्टार्ट को सेट करेगा। सो दैट इज योर एंटायर वर्किंग ऑफ योर कंपाइलर एंड गो लोडर, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट है तुम्हारा
जनरल लोडर स्कीम के अंदर क्या होता है, तुम्हारे दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ऑब्जेक्ट मॉडल ए और ऑब्जेक्ट मॉडल बी, या फिर मल्टीपल तुम्हारे ऑब्जेक्ट मॉडल हो सकते हैं, सी डी ई एफ जी, कितने भी ऑब्जेक्ट मॉडल हो सकते हैं, वो जाते हैं तुम्हारे लोडर के अंदर, फिर उसके ऊपर लोडर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ए और बी के अंदर क्या कर देगा, उसको पुट कर देगा। इसका जो वर्किंग होता है वो सिंपल एज इट इज लोडर की तरह होता है। और यहाँ पे तुम लोडर की आर्किटेक्चर की डायग्राम भी निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब देखो ये जो डायग्राम है ना लोडर आर्किटेक्चर की, ये डायग्राम भी तुम वहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि वो सीधे एज इट इज लोडर की तरह काम करता है। मतलब देखो क्या होगा, सोर्स प्रोग्राम रहेगा, वो जाएगा तुम्हारे कंपाइलर और असेंबलर के अंदर ही, मतलब ट्रांसलेटर के अंदर। ट्रांसलेटर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर रिप्लेस करेगा, फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स को लोडर अपने अंदर लेगा और मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से मिलकर वो एक एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट कर देगा और उसको मेन मेमोरी के अंदर क्या कर देगा, लोड कर देगा। सो दैट इज योर लोडर आर्किटेक्चर। और यही तुम्हारा होता है सिंपल जनरल लोडर स्कीम, उसको हम कहते हैं जनरल लोडर स्कीम। ये तुम्हारा नॉर्मल सा लोडर है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांसलेटर रहेगा, ट्रांसलेटर से मल्टीपल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स आएंगे, वो लोडर के अंदर लोड हो जाएंगे, फिर उसके साथ एक लोडर क्या करेगा, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और उसको असेंबल करके सीधे मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा। ये तो तुम्हारा जनरल लोडर स्कीम, ठीक है। अब देखो, स्मॉलर देन असेंबलर नो असेंबली, यानी कि यहाँ पे जो होता है तुम्हारा असेंबलर से स्मॉलर होता है, तो इसकी असेंबली की जरूरत नहीं पड़ती। और कैन राइट सब रूटीन, यानी कि इसके अंदर हम सब रूटीन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इन डिफरेंट लैंग्वेजेस नो मेमोरी वेस्ट, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर हम कोड को लिख सकते हैं और सब रूटीन यानी कि फंक्शंस को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज भी नहीं होती। और बेटर देन कंपाइलर एंड गोल लोडर, यानी कि कंपाइलर एंड गोल लोडर से ये करेगा ऑब्वियसली बेस्ट रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब रूटीन हम यूज कर पा रहे हैं, फंक्शंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं विद मल्टीपल लैंग्वेज, यानी कि जावा सी प्लस प्लस मल्टीपल लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और मेमोरी वेस्ट भी यहाँ पे नहीं होने वाली, असेंबली की जरूरत नहीं है, असेंबली की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, सब मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय लोडर, यानी कि जो कुछ मेमोरी है वो लोडर ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेमोरी क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद डिपेंडेंसी इश्यूज, यानी कि डिपेंडेंसी इश्यूज क्या होते हैं, लेट्स से तुम्हारा लोडर है तो मल्टीपल जो तुम्हारी क्या रहेंगी सिस्टम्स रहेंगे, लेट्स से इंटेल i3 इंटेल i5, तो अलग अलग जो सिस्टम रहेगी तो उसके लिए अलग अलग डिपेंडेंसी रहेगी, तो वो क्या होता है डिपेंडेंसी इश्यूज। उसके बाद कैन हैंडल डिफरेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रॉम अदर कंप्यूटर, यानी कि वही मैंने बोला कि मल्टीपल कंप्यूटर्स रहेंगे, तो एक कंप्यूटर के अंदर तुमने कोड रन कर लिया तो तुम्हारा जो लोडर है वो दूसरे कंप्यूटर को सपोर्ट करेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रहते हैं तुम्हारे अदर कंप्यूटर के लिए, ठीक है। मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो कंप्यूटर्स रहेंगे उसके जो ऑब्जेक्ट मॉडल है वो ये हैंडल नहीं कर पाता। ये होता है तुम्हारा नॉर्मल जनरल लोडर स्कीम, ठीक है। यही होता है तुम्हारा जनरल लोडर स्कीम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लोडर, दैट इज योर एब्सोल्यूट लोडर, ठीक है। एब्सोल्यूट लोडर के अंदर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। इतना ही समझो कि यहाँ पे जो तुम्हारा प्रोग्राम है उसको एक स्पेसिफाई लोकेशन के ऊपर क्या कर दिया, डाल दिया जाएगा। लोड प्रोग्राम स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, यानी कि स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के अंदर जो तुम्हारा प्रोग्राम है वहाँ पे उसको लोड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम को देखो, यहाँ पे तुम्हारे मेन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है स्टार्ट 500 मूव ए, यानी कि तुम्हारे ए को 501 लोकेशन के ऊपर मूव कर दो और एंड करो। उसके बाद एक सब रूटीन, यानी कि फंक्शन लिखा है F1 स्टार्ट 502, यानी कि इस फंक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करो, ऐड ए करो 503 के ऊपर और एंड कर दो। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा 500 है वो लोडिंग एड्रेस है, तो लोडर क्या करेगा, इस 500 को मेन फंक्शन से लेके एब्सोल्यूट लोडर के अंदर भेजेगा और एब्सोल्यूट लोडर उसी को मेन फंक्शन के अंदर 500 ही जगह के ऊपर क्या कर देगा, लोड कर देगा। ये होता है तुम्हारा एब्सोल्यूट लोडर, यानी कि यहाँ पे प्रोग्रामर दे रहा है कि 500 की जहाँ पे 500 शुरू होगा वहाँ पे तुम्हें उस प्रोग्राम को लोड करना है, तो यही तुम्हारा एब्सोल्यूट लोडर होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट लोडर मतलब क्या, लोड प्रोग्राम एट स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन एज स्पेसिफाइड इन ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड जो कोड है उसके अंदर जो स्पेसिफाइड लोकेशन है वहाँ पे तुम्हारे प्रोग्राम को क्या करता है, तुम्हें डाल देना है या फिर डाल देना है, ठीक है। सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, ये बहुत सबसे इजी वाला लोडर है तुम्हारा, क्योंकि यहाँ और ये जो लोकेशन होती है वो जनरली चेंज नहीं होती, क्योंकि नॉट चेंज व्हेन लोडेड टू मेमोरी, यानी कि जो तुम्हारी लोकेशन है वो नॉर्मली चेंज नहीं होती, वो एब्सोल्यूट लेती है, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट लोडर कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो तुम्हारा आउटपुट होता है असेंबलर का वो सीधे मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है, नो रिलोकेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलोकेटेड फाइल्स क्रिएट विद फिक्स्ड एड्रेस, यानी कि अभी कभी कभी क्या होता है रिलोकेशन की जरूरत पड़ भी जाती है, तो उस वक्त क्या होगा, जो रिलोकेशन है वो फिक्स्ड एड्रेस के साथ क्रिएट किया जाएगा, लोडर को प्लेस किया जाएगा एट स्पेसिफिक लोकेशन, जो तुम्हारा लोडर है उसको स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर लोड किया जाएगा। और स्टार्टिंग एवरी मॉडल इज नोन एज एडवांस, यानी कि जो तुम्हारी मॉडल की स्टार्टिंग है, यानी कि देखो यहाँ पे जो तुम्हारा फंक्शन 1 है उसकी जो स्टार्टिंग है वो तुम्हें एडवांस में पता है कि इसको कहाँ पे लोड करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामर क्या होता है, यहाँ पे प्रोग्रामर मतलब तुम कोडर करने वाला जो कोड कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामर स्टार्टिंग एड्रेस, यानी कि प्रोग्राम क्या करता है, स्टार्टिंग एड्रेस को प्रोवाइड करता है, जैसे कि उसने यहाँ पे क्या किया 500 तुम्हारा स्टार्टिंग एड्रेस प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके बाद हैंडल मेमोरी मैनेजमेंट, और ये जो पूरी उसने किया है वो क्या किया, मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल किया, और एक्सटर्नल जो रेफरेंसेस रहते हैं उसको भी उसने रिजॉल्व किया। एक्सटर्नल रेफरेंसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट वो भी वो क्या करता है, रिजॉल्व करता है। और लोडर क्या करता है, सिर्फ कोड को स्पेसिफाइड एड्रेस के ऊपर डालने की काम तुम्हारा लोडर करेगा। लोडर का काम क्या है, सिर्फ स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर उस कोड को डाल देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलोकेशन का काम कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा या फिर असेंबलर करेगा, लिंकिंग कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा या फिर असेंबलर करेगा, रिलोकेशन भी असेंबलर करता है, लोडिंग सिर्फ क्या करता है, मेन फंक्शन के अंदर तुम्हारी चीज को लोड करेगा, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोग्रामर और असेंबलर क्या करेगा, सिर्फ ये सारे जो काम होते हैं यहाँ पे 4 फंक्शंस होते हैं तुम्हारे लोडर के, लोकेशन, लिंकिंग, रिलोकेशन, लोडिंग, उसमें से जो सिर्फ लोडिंग का काम है वही लोडर करेगा, बाकी सारे प्रोग्रामर और असेंबलर करेंगे, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि यहाँ पे मेन कोड है स्टार्ट हो रहा है 500 के ऊपर, तो 500 के ऊपर ही तुम्हारा जो एल है उस मेन फंक्शन को क्या कर देगा, लोड कर देगा। मूव ए 501 के ऊपर, तो वो यहाँ पे 501 के ऊपर ही लोड हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज योर एब्सोल्यूट लोडर। ये सबसे सिंपल होता है इंप्लीमेंट करने के लिए, और मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए ये यूज होता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए ये सुटेबल है, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन होगा यहाँ पे, लोडर का टास्क बहुत इजी हो जाते हैं। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, प्रोग्रामर को हमेशा मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैनुअल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हर सेगमेंट एड्रेस की, यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारा एड्रेस है उसकी हमेशा मैनुअली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपडेट वन एड्रेस इक्वल टू ऑल, यानी कि तुम्हें अगर कोई एक एड्रेस है जो सबकी इक्वल है तो उसको तुम्हें हमेशा क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। लेट्स से 500 यहाँ पे तो 501 है, तो 501 के लिए 502 503 504 सबको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। उसके बाद डिफरेंट रिलोकेशन, यानी कि रिलोकेशन भी यहाँ पे क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। सो दैट इज योर एब्सोल्यूट लोडर। आई होप तो एब्सोल्यूट लोडर समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं सबरूटीन लिंकेज लोडर के ऊपर, ठीक है।
सब रूटीन क्या होता है? पहली बात तो सब रूटीन मतलब कोई भी सब टास्क परफॉर्म करना, जैसे कि तुम्हारा फंक्शन होता है। फंक्शन के अंदर क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा जिसके अंदर जो रिपीटेटिव काम करने के लिए यूज होता है। वैसे ही सब रूटीन होता है। सब रूटीन क्या होता है? टू परफॉर्म पर्टिकुलर सब टास्क, जो मिनी टाइम आता है या ऐसा काम जो मिनी टाइम आएगा उसको सॉल्व करने के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा जाता है, उसको सब रूटीन कहते हैं। मतलब सब रूटीन मतलब तुम्हारा फंक्शन, तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन यूज करते हैं वही तुम्हारा होता है सब रूटीन, ठीक है। अब ये सब रूटीन कोड यूज करने में मदद आता है, मॉड्यूलेटरी में प्रोवाइड करता है और इनकैप्सुलेशन, ये उसके एडवांटेज है। अब सब रूटीन मतलब क्या? फंक्शन। सब रूटीन मतलब क्या? फंक्शन, ठीक है। अब देखो लिंकेज लोडर के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है। देखो तुम्हारा ए क्या है? तुम्हारा मेन फंक्शन है। तुमने ए मेन फंक्शन को यूज करके बी सब रूटीन को कॉल किया, बी सब रूटीन यानी कि बी फंक्शन को कॉल किया, तो उसको क्या होगा? जो असेंबलर होता है उसको ए का ही एड्रेस पता होता है, असेंबलर को ए का ही एड्रेस पता होता है और बी का एड्रेस उसको पता नहीं होता, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब एक बार फिर से समझो, जो तुम्हारा मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे ए का एड्रेस स्टोर है। जब ए तुम्हारा बी को कॉल करेगा तब क्या होगा? जो तुम्हारा असेंबलर है उसको उसके पास बी जाएगा, बट बी का एड्रेस तो उसको पता नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम या फिर एरर आ जाती है। उसी को सॉल्व करने के लिए सब रूटीन लिंकेज लोडर बनाया गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? यहाँ पे ए और बी को मस्ट कंटेन पब्लिक डेफिनेशन, यानी कि यहाँ पे इस इंटरेक्शन के बीच में जो तुम्हारा ए और बी है उसकी पब्लिक डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए और एक्सटर्नल रेफरेंसेस जो कि हम आगे बढ़ेंगे वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए। सो दैट इज उसका सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें समझ में आ गई? सॉल्यूशन क्या है? ए और बी के अंदर पब्लिक डेफिनेशन दे देनी है और एक्सटर्नल रेफरेंसेस भी दे देने हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब देखो इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके? ओवरहेड, कॉम्प्लेक्स एंड साइड इफेक्ट्स, यानी कि ओवरहेड यहाँ पे होता है, टाइम ओवरहेड, परफॉर्मेंस ओवरहेड, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ये होता है और साइड इफेक्ट्स यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखो ये तुम्हारा मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन है तो वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये तुम्हारा मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे तुम्हारा मेन फंक्शन लिखा गया है और यहाँ पे तुमने F1 तुम्हारा फंक्शन जो है वो कॉल किया है। F1 जो तुम्हारा सब रूटीन है उसको तुमने यहाँ पे क्रिएट किया है, स्टार्ट और एंड, ये तुम्हारा सब रूटीन है और यहाँ पे तुमने सब रूटीन को कॉल किया है। अब यहाँ पे इसके लिए तुम्हें दो टर्म समझनी पड़ेगी, एक्सटर्न और एंट्री। एक्सटर्न मतलब क्या? एक्सटर्नल रेफरेंसेस आर डिफाइंड मेड इन करंट प्रोग्राम इन अदर यूनिट। मतलब देखो तुम्हारा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को यहाँ पे F1 को तुमने कहाँ पे किया है? नीचे अलग से क्या किया तुमने? इसको क्रिएट किया है, पर इधर तुमने इसको क्या कर दिया है? कॉल कर दिया है। तो F1 क्या है? यहाँ पे एक्सटर्न है, F1 क्या है? यहाँ पे एक्सटर्न है, ठीक है। और यहाँ पे जो F1 है वो इस कोड के अंदर लिखा नहीं है, ठीक है, इस कोड के अंदर लिखा नहीं है, वो तो सेपरेटली लिखा है, फिर भी वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो F1 यहाँ पे क्या है? एंट्री है। F1 यहाँ पे क्या है? एंट्री है। F1 यहाँ पे एंट्री है, सॉरी F1 यहाँ पे एक्सटर्न है और F1 यहाँ पे एंट्री है, ठीक है। एक बार फिर से समझो क्या हो रहा है। external references are defined made in current program in other unit program और एंट्री क्या होता है? लिस्ट पब्लिक डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम, इट लिस्ट द सिंबल्स डिफाइंड इन प्रोग्राम यूनिट व्हिच मे रेफरेंस इन अदर प्रोग्राम्स यूनिट्स। मतलब देखो 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 यहाँ पे क्या हो रहा है? जो तुम्हारा एक्सटर्न F1 है वो इस कोड के अंदर नहीं लिखा है, वो अलग लिखा है। तो एक्सटर्न इस प्रोग्राम, ये तुम्हारा एक्सटर्नल रेफरेंस है, एक्सटर्नल रेफरेंस है। मतलब देखो यहाँ पे F1 यहाँ पे लिखा है बट उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इस कोड के लिए जो तुम्हारा F1 है वो एक्सटर्नल रेफरेंसेस है, ठीक है। अब एक बार फिर से समझो कि यहाँ पे तुमने F1 को कॉल किया है, क्या इस फंक्शन के अंदर कॉल नहीं है? तो F1 यहाँ पे कॉल नहीं किया गया है, F1 तो यहाँ पे क्रिएट किया गया है, तो F1 के लिए ये तुम्हारा एंट्री है, ठीक है। आई होप से तुम्हें समझ में आ गया। यही तुम्हारा प्रॉब्लम होता है F1 को कॉल को करना और यही तुम एग्जाम्पल वहाँ पे लिख के आओगे, ठीक है, एक्सटर्नल और एंट्री का, ठीक है। तो मेन स्टार्ट होता है, तुम क्या करते हो? इस F1 को यहाँ पे एक्सटर्नल रेफरेंस की तरह भी लेते हो और इस सब रूटीन को कॉल करते हो, ठीक है। तो दैट इज योर एब्सोल्यूट नहीं, दैट इज योर कौन सा लोडर? दैट इज योर सब रूटीन लिंकेज लोडर, दैट इज योर सब रूटीन लिंकेज लोडर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज योर रिलोकेटिंग लोडर। रिलोकेटिंग लोडर ऐसा लोडर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? तुम्हारा जो लोडर है, जो तुम्हारा लोड है वो क्या करेंगे? तुम्हारा जो प्रोग्राम है उसको लोड कर देंगे मेमोरी के अंदर, तुम्हारे प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर लोड कर देंगे और उसके बाद एज पर द नीड उसका जो एड्रेस है या फिर उसकी जो लोकेशन है उसको चेंज करेंगे। उसको हम कहते हैं रिलोकेटिंग लोडर। मतलब क्या करेंगे? तुम्हारे प्रोग्राम को तुम्हारे लोडर के अंदर से मेमोरी के अंदर लोड कर देंगे, तुम्हारे प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर लोड कर देंगे और उसके बाद एज पर द नीड तुम्हारे प्रोग्राम को, जो तुम्हारी मेमोरी है उसके अंदर तुम्हारा जो प्रोग्राम है उसको तुम क्या करते रहोगे? रिलोकेट करते रहोगे, यानी कि उसकी जो एड्रेस स्पेस है उसको बदलते रहोगे एज पर द नीड। उसको हम कहते हैं रिलोकेटिंग लोडर, यानी कि यूज इन सिस्टम सॉफ्टवेयर टू लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एडजस्ट देयर एड्रेसेस। यानी कि एक बार तुम क्या करोगे? तुम्हारी प्रोग्राम को तुम्हारी मेमोरी के अंदर लोड कर दोगे और एज पर द नीड तुम उसकी जगह पे या फिर उसका जो एड्रेस है उसको बदलते रहोगे, उसको ही हम कहते हैं रिलोकेटिंग लोडर। यूज फॉर डायनेमिक लोडिंग, ये डायनेमिक लोडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। देखो एड्रेस ट्रांसलेशन के ऊपर ये बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है? एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि एड्रेस ट्रांसलेशन मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह पर एड्रेस को चेंज करते रहना, उसको हम कहते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन। इसके अंदर सिंबल टेबल यूज किया जाता है टू एडजस्ट देयर एड्रेस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, यानी कि यहाँ पे सिंबल टेबल की मदद से क्या किया जाएगा? जो उसका एड्रेस है उसको चेंज किया जाएगा और उसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको उसके अंदर स्टोर किया जाएगा। इसके एग्जांपल क्या है? बाइनरी सिंबॉलिक सबरूटीन लोडर। इसका एग्जांपल क्या है? बाइनरी सिंबॉलिक सबरूटीन लोडर, जैसे कि IBM 7094 मशीन था, ये उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद नीड क्या होती है? देखो सब रूटीन चेंज हो जाएगा तो ऑल सब रूटीन असेंबल, यानी कि देखो जब तुम्हारा रिलोकेटिंग लोडर नहीं होता और बाकी के लोडर होते हैं तब क्या होता है? जब सब रूटीन चेंज होता है तो बाकी के जो सारे सब रूटीन्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं। मतलब देखो लेट्स से एक मिनट, देखो अगर तुम्हारा ये कोड है तो ये सब रूटीन चेंज हो गया, ये फंक्शन चेंज हो गया तो ये पूरा फंक्शन चेंज होता है नॉर्मली, ठीक है। सब रूटीन चेंज, ऑल सब रूटीन एंड असेंबली चेंज, एलोकेशन एंड लिंकिंग मस्ट बी डन। तो हर जब भी तुम्हारा सब रूटीन चेंज होगा तो पूरा सब रूटीन फिर से चेंज होंगे, पूरे फंक्शन फिर से चेंज होंगे, फिर से पूरे फंक्शन के लिए एलोकेशन और लिंकिंग डन करनी पड़ती है। तो ये जो रिपीटेशन होती है उसको निकालने के लिए हम रिलोकेटिंग लोडर यूज करते हैं। तो रिलोकेटिंग लोडर क्या करेगा? अगर तुमने एक सब रूटीन को चेंज किया, एक एड्रेस स्पेस को चेंज किया, फिर तुम्हें सारे सब रूटीन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर से एलोकेशन रिलोकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही जगह पे जो तुम्हारा सब रूटीन है वही चेंज हो जाता है और जो रिपीटेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देता है तुम्हारा रिलोकेटिंग लोडर, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मल्टी प्रोसीजर सेगमेंट, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल प्रोसीजर एक सेगमेंट के अंदर होती रहती है, ये होता है मल्टीपल प्रोसीजर सेगमेंट। उसके बाद वन कॉमन डाटा सेगमेंट, यानी कि एक ही डाटा सेगमेंट रहेगा और उसके अंदर बाकी के जो चीजें हैं वो ऑपरेशन से वो परफॉर्म की जाएंगी। यहाँ पे ट्रांसफर वेक्टर रहता है जो कि तुम्हारे एड्रेस स्पेस को या फिर एड्रेस को ट्रांसफर करने में मदद करता है। और उसके बाद रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हम रिलोकेशन करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को हम रिलोकेशन इन्फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं वर्किंग के ऊपर।
वर्किंग क्या है, लेट्स गो। पहले बात सोर्स प्रोग्राम जाएगा तुम्हारे असेंबली फेज के अंदर। असेंबली फेज क्या करेगा, असेंबलर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को रीड करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम को असेंबल करेगा, यानी कि उसके ऊपर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा, और एक ट्रांसफर वेक्टर यानी कि टेबल ऑफ एक्सटर्नल रेफरेंसेस को क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट करेगा ऑफ एक्सटर्नल रेफरेंसेस। एक्सटर्नल रेफरेंसेस क्या होते हैं हमने पीछे देखा, ठीक है। तो यहाँ पे असेंबलर क्या करेगा, प्रोग्राम को रीड करेगा, उसको उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और उसको वेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर देगा एज अ टेबल ऑफ रेफरेंसेस। उसके बाद जो असेंबली फेज है उससे के बाद तुम जाते हो लोडर के अंदर, रिलोकेटिंग लोडर के अंदर। उस फेज के अंदर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग टू लोडर, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तुम्हारे लोडर को प्रोवाइड की जाती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, लेंथ ऑफ प्रोग्राम हो सकती है, ट्रांसफर वेक्टर हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोड हो सकता है, या फिर इंटरसेगमेंट जो रेफरेंसेस होते हैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लोडर के पास जाएगी। फिर वो लोडर से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है लोडिंग फेज के अंदर। लोडिंग फेज के अंदर क्या होगा, लोडर टू लोड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड ट्रांसफर वेक्टर एंड सबरूटीन फ्रॉम टीएफ इनटू मेमोरी, यानी कि जो तुम्हारा लोडिंग फेज है, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन तुमने यहाँ से यहाँ पे दी थी, जो तुम्हारे लोडिंग फेज से जो इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो तुम्हारे रिलोकेटिंग लोडर है, ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो अब लोडिंग फेज के अंदर जाएगी, और जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो तुम अब क्या करोगे, मेमोरी के अंदर स्टोर कर दोगे। प्लेसेस ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फॉर ईच एंट्री, यानी कि एक ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन तुम क्या करोगे, उस ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन टेबल के अंदर डालोगे फॉर ईच एंट्री, और यही तुम्हारी वर्किंग होती है। और जब तुम्हारी एंट्री हो जाएगी तब उसके ऊपर तुम जो तुम्हारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि रिलोकेशन ऑपरेशन, यानी कि जो एड्रेस स्पेस है उसको चेंज करने के लिए जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो तुम परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से समझो क्या हो रहा है। असेंबली फेज के अंदर क्या होगा, जो भी तुम्हारा असेंबलर है वो सोर्स प्रोग्राम को रीड करता है, ट्रांसफर वेक्टर को क्रिएट करता है, और वो जो ट्रांसफर वेक्टर है वो जाता है तुम्हारे रिलोकेटिंग लोडर के पास। रिलोकेटिंग लोडर क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को रीड करता है या फिर उसको मेमोरी के अंदर लोड करने का काम करता है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, लेंथ ऑफ प्रोग्राम हो सकती है, ट्रांसफर वेक्टर हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोड हो सकती है, या फिर इंटर सेगमेंट रेफरेंसेस होते हैं, ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन लोडिंग फेज के अंदर लोडर क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड कर देगा, एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड कर देगा, और ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन दे देगा हर एंट्री के लिए। यानी कि जब तुम एक तुम्हारा असेंबलर प्रोग्राम इसके अंदर डालोगे तो एक एंट्री, फिर अगर तुमने दूसरा असेंबलर प्रोग्राम डाला तो एंट्री 2, अगर तुमने तीसरा असेंबलर प्रोग्राम डाला तो एंट्री 3। तो ऐसे होता है तुम्हारा लोडिंग इन रिलोकेटिंग लोडर। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इंटरफेसेस, यानी कि जब तुम्हारा लोडिंग फेज हो जाएगा तो तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो मेमोरी के अंदर चले जाएंगे फॉर द एग्जीक्यूशन। सो दैट इज योर रिलोकेटिंग लोडर, ठीक है। अब देखो उसका जो रिलोकेटिंग लोडर होता है उसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डायरेक्ट एड्रेस, यानी कि देखो ये तुम्हारा डायरेक्ट एड्रेस रहेगा और ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट रहेगा, ये तुम्हें याद ही रखना है, ठीक है। इसके अंदर जो ओपी होता है वो ऑपरेशन कोड होता है, और वो R1 एंड X2 ये दोनों तुम्हारे रजिस्टर, ये 4 बिट का होता है, ये 4 बिट का होता है, और A2 होता है तुम्हारा एब्सोल्यूट एड्रेस जो कि 16 बिट का होता है, और जो तुम्हारा पूरा फॉर्मेट होता है वो 32 बिट का होता है। पूरा फॉर्मेट क्या होता है, 32 बिट का होता है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 2:16 बाइट्स। 2:16 बाइट की कैपेसिटी रहेगी, उसको तुम कैलकुलेट कर लेना, 2:16 बाइट इन योर कैलकुलेटर, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा रहेगा, पहले तो तुम्हारा ऑपरेशन कोड रहेगा 8 बिट का, R1 रहेगा और X2 रहेगा, ये दो रजिस्टर है जो कि 4 बिट के, और A2 रहेगा तुम्हारा एब्सोल्यूट एड्रेस 16 बिट का, ठीक है। टोटल 32 बिट क्या होगा, ठीक है। अब देखो रिलोकेशन बिट कंसेप्ट के बारे में हम देखते हैं। देखो रिलोकेशन बिट कंसेप्ट मतलब क्या, बिट क्या होता है, एसोसिएटेड विद इंस्ट्रक्शन एड्रेस, यानी कि जो तुम्हारा एड्रेस यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है वो बिट वाइज हो रहा है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, बिट वाइज हो रहा है। तो अगर तुम्हारा बिट 1 हुआ तो एड्रेस फील्ड रिलोकेट, यानी कि तुम्हारी एड्रेस फील्ड है, यानी कि तुम्हारा एड्रेस स्पेस जो तुम्हारा डाटा है वो दूसरी जगह पे क्या कर दिया है, रिलोकेट कर दिया है। और अगर 0 हो गई तो तुम्हें रिलोकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार समझो रिलोकेशन बिट कंसेप्ट क्या है। मतलब देखो जो तुमने एड्रेस तुम्हें चेंज करना है तो उसके लिए तुम्हें बिट वाइज उस एड्रेस को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। उस एड्रेस को बिट वाइज चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए 2 बिट्स होती है, 1 और 0। अगर तुम्हारी बिट 1 आई तो तुम्हें एड्रेस फील्ड को रिलोकेट करना है, और अगर 0 आई तो तुम्हें रिलोकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, लेट्स से दिस इज योर एग्जांपल, है ना। इस एग्जांपल के अंदर क्या है, ये एक कोड है, ये क्या है तुम्हारा एक कोड है जिसका ऑफसेट है 30। ये तुम्हारा एक कोड है, ये तुम्हारा जिसका ऑफसेट है 30, ठीक है। इसका ऑफसेट है 10, इसका ऑफसेट है 30, यानी कि जो यहाँ तक जो तुम्हारा कोड है, और उसके बाद एक फंक्शन है ऐड ARG, क्या है, एक फंक्शन है, एक सबरूटीन है, उसका ऑफसेट है 11 से लेकर 30 तक, और ऊपर जो मेन कोड है उसका ऑफसेट है 10, ठीक है, यानी कि ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। अब ये तुम्हारा कोड है, इतना सा जो कोड है वो तुम्हारी इस मेन मेमोरी के अंदर स्टोर किया गया है, वो क्या कर दिया, इस मेन मेमोरी के ऊपर रिलोकेट कर दिया है लोडिंग ऑफ प्रोग्राम, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर उसको रिलोकेट कर दिया है। जस्ट इतना ही तुम्हें दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है, इतना ही दिखाना है, ठीक है। रिलोकेटिंग लोडर के अंदर क्या दिखाना है, एक फंक्शन रहेगा, उसको तुम क्या कर रहे हो मेन मेमोरी के अंदर, ये क्या तुम्हारी मेन मेमोरी है, ठीक है। इसको तुम क्या कर रहे हो, रिलोकेट करने का काम कर रहे हो। यहाँ पे 500 जो एड्रेस है, यहाँ पे 510 हो जाएगा, और यहाँ पे 530, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे कोड के अंदर आएगा ना 500 पे तुम यहाँ पे डाल दो, तो ये जो तुम्हारा इतना ऑफसेट एड्रेस था वो 10 था, इसलिए 510 यहाँ पे आएगा, और ये जो पूरा था वो 30 का था, इसलिए वो 530 आ गया। सो दैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ रिलोकेटिंग लोडर, ठीक है। ये तुम एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो, कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। हम जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर तुम्हारे रिलोकेटिंग लोडर के, ठीक है। नाउ लेट्स गो। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्टार्ट 200H, यानी कि तुम्हें अभी बहुत सारी चीजें फाइंड करनी होती है, तो इसका एग्जांपल देते हैं हम। स्टार्ट 200H, यानी कि 200H पोजीशन पे तुमने क्या किया, तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया। उसके बाद LDA वैल्यू, यानी कि तुम्हारा एक फंक्शन होता है और तुमने वैल्यू को LDA कर दिया। उसके बाद STA रिजल्ट, यानी कि उस रिजल्ट को तुमने स्टोर कर दिया, और उसके बाद हॉल्ट कर दिया, यानी कि जो ऑपरेशन है वो स्टॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू DW, यानी कि DW की वैल्यू डाल दी 2050H, रिजल्ट की वैल्यू डाल दी 000H, और एंड कर दिया। ये तो हमारा एक प्रोग्राम है या फिर एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल आते नहीं है, बट तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए या फिर देने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल कैसे देना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर रिलोकेशन कांस्टेंट क्या होता है, देखो रिलोकेशन कांस्टेंट क्या रहेगा 3000, यानी कि न्यू एड्रेस टू लोड। लेट्स से तुम्हें क्या कर दिया, एक नया एड्रेस दे दिया कि तुम्हें इस एड्रेस के ऊपर 3000H के ऊपर तुम्हें क्या करना है, इस प्रोग्राम को लोड करना है। तो तुम्हें क्या करना है, उस न्यू एड्रेस से तुम्हारा जो ओल्ड एड्रेस यानी कि 2000H उसको माइनस करना है, वो आएगा 1000H, यानी कि ये 1000H का है तुम्हारा रिलोकेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो रिलोकेशन कांस्टेंट कैसे आया कि ये तुम्हारा प्रोग्राम था, यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ पे थी 2000H के ऊपर थी। अब तुम्हें क्या करना है, इस 2000H वाले कोड को एक नई जगह पे डालना है, वो उस जगह का नया एड्रेस स्पेस क्या है 3000H। तो तुम क्या करोगे, इस 3000H को 2000H से माइनस कर दोगे, तो वो तुम्हारा आएगा 1000H, वो क्या तुम्हारा रिलोकेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इसके बाद तुम एक सिंबल टेबल क्रिएट करोगे। सिंबल टेबल के अंदर क्या रहेंगे तुम्हारे सिंबल, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू और रिजल्ट है, ये तुम्हारे सिंबल से वो यहाँ पे आ गए। ओरिजिनल एड्रेस उसका क्या है 2050H वो आ गया। आरबिट 1 क्योंकि हमें इसकी रिलोकेशन करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बढ़ा
रिलोकेशन बीट अगर 1 है तो तुम्हें एड्रेस फील्ड को रिलोकेट करना है और हमें इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है 3000h यानी कि न्यू एड्रेस के ऊपर इस प्रोग्राम को डालना है। इसलिए हमने यहाँ पे आर बिट कर ली 1 बिट ले ली। अब न्यू एड्रेस क्या आएगा 2050h, कांस्टेंट क्या है हमारा 1000h, तो तुम क्या करोगे 2050 प्लस 1000 कर दोगे, यहाँ पे आएगा 3050h। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा रिजल्ट था वो उसके बाद में था और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो 2 के डिफरेंस में आती है। 2 के डिफरेंस में जो हमने लेट्स से यूनिट नंबर 2 के अंदर देखा था। ठीक है, बट अगर तुम्हें वो याद नहीं है तो तुम इतना याद रखो कि इसके बीच में 2 का डिफरेंस आएगा। इसके बीच में ऑपरेशन के लिए 2 का डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ पे डीडब्ल्यू यानी कि यहाँ पे इसको स्टोर किया गया है, तो इसके लिए इसको 2 का डिफरेंस आएगा। तो अगर 2 का डिफरेंस आया तो 2050h प्लस यहाँ पे जो 1000 है वो एड्रेस और जो 2 का डिफरेंस था तो आ गया यहाँ पे 3052h ये हो गया तुम्हारा न्यू एड्रेस। यानी कि अब तुम्हारा जो वैल्यू है वो इस एड्रेस पे स्टोर होगा और जो तुम्हारा रिजल्ट है वो इस एड्रेस पे स्टोर होगा और जो तुम्हारा नया प्रोग्राम है वो 3000h से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल क्या है इंस्ट्रक्शन, जो तुम्हारा LDA 3050h था वो 3000h के ऊपर चला गया, जो तुम्हारा STA 3052h था वो 3003h के ऊपर चला गया और जो तुम्हारा HLT हॉल्ट ऑपरेशन था वो 3006h ऑपरेशन के ऊपर चला गया। यानी कि इसकी जो नई प्लेसेस है वो यहाँ पे लिखी गई है। सो दैट इज योर रिलोकेटिंग लोडर। ठीक है, इस एग्जांपल को याद रखना पड़ा तो याद रख लेना। यहाँ पे LDA STA की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, है ना, मूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लेना है। ठीक है, और एग्जाम में मोस्टली ये सॉल्व के लिए करने के लिए नहीं आता, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल तुम्हें दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अवॉइड सबरूटीन असेंबलिंग, यानी कि यहाँ पे जो सबरूटीन असेंबली होती है उसको अवॉइड किया जाता है। ऑल फंक्शन ऑफ लोडर यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे सबरूटीन की असेंबली अवॉइड की जाएगी, ये तो एडवांटेज है। फंक्शन को जो लोडर है वो परफॉर्म किया जाता है, यानी कि लोडर के सारे फंक्शन एलोकेशन, लिंकिंग, रीलोकेशन, वो सारे फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये उसका क्या होता है एडवांटेज होता है। ट्रांसफर वेक्टर क्या होता है, लिंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये उसका एक एडवांटेज है कि जो तुम्हारा ट्रांसफर वेक्टर है वो लिंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। प्रोग्राम की लेंथ इनपुट टू सॉल्व एलोकेशन, यानी कि प्रोग्राम की लेंथ यूज की जाएगी टू सॉल्व एलोकेशन, यानी कि जो एलोकेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। बट इसकी डिसएडवांटेजेस भी है कि नॉट सुटेड फॉर लोडिंग एक्सटर्नल डाटा, यानी कि जो एक्सटर्नल डाटा है उसको लोड करने के लिए ये नहीं है। उसके बाद टीवी इंक्रीज होता है इसके, टीवी मतलब मे बी इसका फुल फॉर्म क्या है, टी मतलब ट्रांसफर वेक्टर, हाँ ट्रांसफर वेक्टर इंक्रीज है, यानी कि ट्रांसफर वेक्टर की अगर साइज इंक्रीज हो गई तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। क्लॉज डज नॉट फैसिलिट एक्सेस टू डाटा सेगमेंट दैट कैन बी शेयर, यानी कि ऐसे डाटा सेगमेंट जो कि शेयर हो सकते हैं, ऐसी कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती। तो ये होता है तुम्हारा रिलोकेटिंग लोडर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा है डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, जो कि हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। ये भी एक रिलोकेटिंग लोडर ही है, बट इसके अंदर थोड़े से एडवांस फंक्शन तुम्हें मिलते हैं। यहाँ पे क्या करता है, जो प्रोग्रामर होते हैं उसको मल्टीपल प्रोसीजर सेगमेंट्स के ऊपर काम करने को मिलता है और मल्टीपल डाटा सेगमेंट्स को भी वो यूज कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल जो फंक्शंस रहेंगे वो एक साथ उसको क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है या फिर यूज कर सकता है। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। इट इज अ टाइप ऑफ रिलोकेटिंग लोडर जिसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसीजर सेगमेंट्स और मल्टीपल डाटा सेगमेंट्स को एक साथ यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। ठीक है, अब उसका एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। तो असेंबलर से क्या होगा, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड है वो एज इन्फॉर्मेशन लोडर के अंदर जाएगा और लोडर उस प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कोड सेगमेंट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इस असेंबलर ने क्रिएट किया है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, उसके बाद मशीन कोड ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम एंड रिलेटिव एड्रेस, यानी कि जो मशीन कोड है वो क्या क्रिएट हुआ है, मतलब जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, लेट्स से ये तुम्हारा प्रोग्राम है। ठीक है, इसके लिए मशीन कोड कौन सा जनरेट हुआ है, मतलब बाइनरी के अंदर ये कैसा लिखा गया है वो होता है मशीन कोड। तो मशीन कोड ट्रांसलेशन किया गया है सोर्स प्रोग्राम का एंड रिलेटिव एड्रेस को इन्फॉर्मेशन के अंदर कंसीडर करता है। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट एड्रेस कॉन्स्टेंट्स, यानी कि इस एड्रेस के अंदर कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं, स्टार्ट एक कॉन्स्टेंट होता है या फिर एंट्री एक, एक्सटर्न एक, ऐसे मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो ऐसे कॉन्स्टेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इस इन्फॉर्मेशन के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल सिंबल्स नॉट डिफाइंड इन करंट सेगमेंट बट कैन बी यूज्ड इन करंट सेगमेंट, यानी कि ऐसे सिंबल जो कि इस करंट सेगमेंट के अंदर, यानी कि लेट्स से ये तुम्हारा क्या है करंट सिंबल, करंट सेगमेंट है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स रहते हैं या फिर फंक्शंस रहते हैं जो इस सेगमेंट के अंदर, इस कोड के अंदर यूज नहीं किए। इस कोड के अंदर ऐसे बहुत सारे क्या रहेंगे सिंबल्स रहेंगे जो इस कोड के अंदर यूज नहीं किए, बट हम उसको फ्यूचर के अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर लेट्स से इधर ऐड सिंबल नहीं लिखा है बट इसको हम आगे जाके यूज कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे करंट सेगमेंट दैट इज नॉट यूज्ड, इट लिस्ट ऑल सिंबल्स नॉट डिफाइंड इन करंट सेगमेंट, यानी कि इस करंट सेगमेंट के अंदर ऐड क्या किया है, यूज नहीं किया है बट हम ऐड को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे होती है। उसके बाद लिस्ट ऑफ सिंबल्स डिफाइंड इन करंट सेगमेंट बट कैन बी यूज्ड इन रेफर्ड करंट सेगमेंट, यानी कि देखो ऐसे करंट सेगमेंट्स लेट्स से यहाँ पे ऐड को हमने क्या किया है, यूज किया है और वो अलग कोड के अंदर यूज हो रहा है, वो कहाँ पे यूज हो रहा है, अलग कोड के अंदर यूज हो रहा है। तो ऐसे सिंबल्स को भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि करंट टेबल के अंदर नहीं होते बट उसको हम फ्यूचर के अंदर यूज कर सकते हैं, उसको हम यूज टेबल नाम के डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करते हैं। और ऐसे सिंबल जो कि करंट सेगमेंट के अंदर डिफाइन किए गए बट वो रेफर करते हैं करंट सेगमेंट को, वो क्या कर सकते हैं करंट सेगमेंट को रेफर कर सकते हैं, तो उसको हम डेफिनेशन टेबल के अंदर डालते हैं। ये होता है तुम्हारा डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। डायरेक्ट लिंकिंग लोडर के अंदर क्या होता है, असेंबलर से लोडर के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है और वो इन्फॉर्मेशन लोडर के अंदर डालता है, मेमोरी के अंदर डालता है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट कोड की जो ऑब्जेक्ट कोड सेगमेंट है उसकी लेंथ होती है। उसके बाद अबाउट एड्रेस कॉन्स्टेंट, जो भी एड्रेस कॉन्स्टेंट रहेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद मशीन कोड रहेगा फॉर सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेशन। उसके बाद जो भी पॉसिबल सिंबल्स होते हैं इसके अंदर जो कि करंट सेगमेंट के अंदर नहीं है बट हमेशा के लिए हो सकते हैं, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है जो कि यूज टेबल के अंदर डाल जाती है। और ऐसे करंट सिंबल जो कि तुम्हारे करंट रेफर्ड सेगमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं जो कि डिफरेंशियल टेबल के अंदर डाले जाएंगे। ठीक है, सो आई होप तुम्हें समझ में आया। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, मेन फंक्शन, ये तुम्हारा कोड है, मेन फंक्शन वो भी स्टार्ट हो रहा है एंट्री, यानी कि रिजल्ट को यहाँ पे एंट्री किया है और सम नाम का एक्सटर्नल रेफरेंस हमने यहाँ पे लिया है और एट देन तुम्हें रिजल्ट DS4 मिला एंड, यानी कि और ये तुम्हारा लोकेशन काउंटर है। ठीक है, इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर लिखोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा बट इसलिए मैं ऐसा कोड लिखता हूँ ताकि एग्जाम्पल बहुत ईजी जाए और इस एग्जाम्पल को भी आउट ऑफ मार्क मिलने वाले, तो ज़्यादा कुछ लिख के भी कोई फायदा नहीं है, इतना ही लिखो बट अच्छे से लिखो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तुम क्या करोगे, यूज टेबल और डेफिनेशन टेबल क्रिएट करोगे। तो इसके अंदर लाइन नंबर 1 2 3 के ऊपर देखो सिंबल कौन से है, मेन एक सिंबल है, रिजल्ट एक सिंबल है, सम एक सिंबल है। तो उसका तुमने टाइप लिख दिया, टाइप मतलब SD होता है, LD होता है और ER होता है। SD मतलब क्या,
सिंबल इज सेगमेंट डेफिनेशन, सिंबल क्या है तुम्हारी सेगमेंट डेफिनेशन। उसके बाद एलडी, सिंबल डिफाइंड हियर रेफर्ड बाय अनदर प्रोग्राम, यानी कि जो तुम्हारा एलडी है वो तुम्हारे अनदर प्रोग्राम से रेफर किया गया है। मतलब देखो यहाँ पे रिजल्ट डीएस यहाँ पे क्रिएट किया गया है, उसको यहाँ पे यूज किया है, उसको हम कहेंगे एलडी। रिजल्ट डीएस कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, उसको यूज कहाँ पे किया है, यहाँ पे, इसलिए उसको हम कहेंगे एलडी, यानी कि सिंबल डिफाइंड हियर रेफर्ड बाय अनदर प्रोग्राम, यानी कि ये क्या है अनदर प्रोग्राम है, बट यहाँ पे क्या किया है उसको यूज किया है, तो इसलिए सिंबल डिफाइंड हियर रेफर्ड बाय अनदर प्रोग्राम। उसके बाद ईयर, सिंबल इन एक्सटर्नल रेफरेंस, यानी कि जो तुम्हारा एक्सटर्नल रेफरेंस वाला सिंबल होता है उसको हम कहते हैं ईयर। एक्सटर्नल सिंबल वाला रेफरेंस मतलब ईयर, यानी कि तुम्हारा समय वो, यानी कि सम वाला जो फंक्शन है वो लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको यहाँ पे यूज किया गया है एज एक्सटर्नल रेफरेंस, तो वो होता है तुम्हारा ईयर, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया मेन मतलब क्या सिंबल, यानी कि जो यहीं पे यूज होगा वो एसडी, वो क्या होता है तुम्हारा सिंबल इन सेगमेंट डेफिनेशन, यानी कि जो सेगमेंट है उसको जहाँ पे डिफाइन किया जाता है वो होता है तुम्हारा एसडी, यानी कि मेन को इसी सेगमेंट के अंदर डिफाइन किया गया है, इसलिए वो एसडी है। सेकंड रिजल्ट हमने एज अनदर जो तुम्हारा कोड था उसको यहाँ पे रेफर किया है, तो यहाँ पे वो आ गया एलडी, मतलब कि एलडी, और उसके बाद सम मतलब क्या है तुम्हारा एक्सटर्नल रेफरेंस है, तो वो आ जाएगा ईआर, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा यूज टेबल हो गया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, लाइन नंबर 1 के ऊपर देखो रिलोकेटिव लोकेशन, यहाँ पे 0 है, स्टार्ट की है तो उसकी लेंथ क्या है 36 है, वो लेंथ वहाँ पे दी होगी, या फिर मतलब ये तुम्हारा एग्जांपल है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने खुद से लिखा है, ये उसका एग्जांपल है। उसके बाद सेकंड के ऊपर क्या है तुम्हारा 32, यानी कि यहाँ पे देखो रिलोकेटिव लोकेशन कौन सी, यानी कि यहाँ पे जो बीच में डैश है ना वो उसको रिलोकेट नहीं करना है, इसको तुम्हें रिलोकेट करना है, तो उसकी लेंथ भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, वहाँ पे लिखा सकते हो उसकी लेंथ क्या है। उसके बाद एंड यहाँ पे होता है 36 और उसकी भी लेंथ तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लेंथ तुम मर्जी से लिख सकते हो, वो प्रोग्रामर ही डिसाइड करता है। सो दैट इज योर डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, ठीक है, मतलब डायरेक्ट लिंकिंग लोडर से क्या होता है असेंबलर से लोडर के पास इन्फॉर्मेशन जाती है और इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद असेंबलर जनरेट 4 टाइप्स ऑफ कार्ड, यहाँ पे असेंबलर क्या करेगा 4 टाइप्स के कार्ड क्रिएट करेगा, ईएसडी टीएक्सटी आरएलडी ईएनडी। कौन से ईएसडी टीएक्सटी आरएलडी ईएनडी। ईएसडी मतलब क्या एक्सटर्नल सिंबल डायरेक्टरी कोड, एक्सटर्नल सिंबल डायरेक्ट डिक्शनरी कोड रिकॉर्ड, ठीक है। कार्ड कंटेन इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो तुम्हारा ईएसडी होता है एक्सटर्नल सिंबल डिक्शनरी रिकॉर्ड कार्ड, वो क्या करता है तुम्हारे इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, सिंबल डिफाइंड इन प्रोग्राम बट रेफरेंस एल्सवेयर, यानी कि ऐसे सिंबल जैसे कि ये तुम्हारा है ना रिजल्ट, ये क्या यहाँ पे यूज किया गया है, वो कहाँ पे बट यूज कहाँ से लिया है, बाहर से लिया है, तो ऐसे सिंबल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। उसके बाद सिंबल रेफर्ड हियर बट डिफाइंड एल्सवेयर, मतलब देखो यहाँ पे तुम्हारा सिंबल है एलडी, वो यहाँ पे रेफर किया है बट यूज यहाँ पे किया है, मतलब सम का है तुम्हारा एक्सटर्नल रेफरेंस है, यानी कि तुम्हारे ऐसे फंक्शन जो कि एसडी एलडी ईआर होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ईएसडी कार्ड के अंदर डाल दी जाती है। तो एसडी मतलब सेगमेंट डेफिनेशन, एलडी मतलब लोकल डेफिनेशन और ईआर मतलब एक्सटर्नल सिंबल, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना उसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो तुम्हारा ईएसडी कार्ड के अंदर क्या डाला जाएगा, ये तुम्हारा ईएसडी टेबल है, ये तुम्हारा क्या है ईएसडी टेबल है, ईएसडी टेबल के अंदर वही इन्फॉर्मेशन डाली जाती है कि एसडी कौन है, एलडी कौन है, ईआर कौन है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जाती है ईएसडी के अंदर, ठीक है। आई होप सो ईएसडी समझ में आया। उसके बाद टीएक्सटी, टीएक्सटी मतलब क्या होता है कंटेंट्स एक्चुअल ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट कोड है या फिर मशीन कोड है जो मशीन समझने वाली है, मशीन मतलब जो तुम्हें ऑप कोड मिला या फिर इंटरमीडिएट कोड मिला है वो यहाँ पे स्टोर होता है, नोन एज टेक्स्ट रिकॉर्ड, जिसको हम टेक्स्ट रिकॉर्ड कहते हैं, और ट्रांसलेटेड सोर्स कोड, यानी कि जो सोर्स कोड है उसको तुमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। अब देखो ये होता है तुम्हारा टीएक्सटी, टीएक्सटी के अंदर ये होता है तुम्हारी सर नंबर, उसके बाद रिलोकेटिव लोकेशन, यानी कि किस लोकेशन पे तुम रिलोकेट कर रहे हो, और उसके लिए ऑब्जेक्ट कोड उसका तुम लिख सकते हो, वो हमने सेकंड यूनिट के अंदर देखा है। और ईएसडी क्या होता है सोर्स ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड नंबर, उसके बाद सिंबल होता है, टाइप होता है, रिलेटिव लोकेशन होता है, लेंथ होती है। ये तुम्हें टेबल याद रखना है कि टेबल का फॉर्मेट क्या है, ये उसका टेबल का फॉर्मेट है, ठीक है, ईएसडी कार्ड का। टीएक्सटी कार्ड का ये, अब हम आरएलडी कार्ड के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। लेट्स गो। आरएलडी कार्ड क्या होता है तुम्हारा आरएलडी कार्ड मतलब रिलोकेशन एंड लिंकेज डायरेक्टरी, मतलब तुम्हारा रिलोकेशन एंड लिंकेज है इंपॉर्टेंट फॉर रिलोकेशन एंड लिंकिंग, यानी कि जहाँ पे भी तुम्हारी रिलोकेशन हो रही है, मतलब रिलोकेशन हो रही है किसी भी डाटा की, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आरएलडी के अंदर, यानी कि रिलोकेशन एंड लिंकेज डायरेक्टरी आरएलडी कार्ड के अंदर डाली जाती है। वो कंटेंट डिपेंड एंड एड्रेस एट विच प्रोग्राम इज प्लेस्ड, यानी कि जो तुम्हारा पहला प्रोग्राम था वो किस जगह पे डाला गया है और किस डायरेक्टरी से कहाँ पे डाला गया है वो इस कार्ड के अंदर होता है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा ईएसडी आईडी, यानी कि जो ईएसडी आईडी है वहाँ पे, उसके बाद लिंक फ्लैग और रिलेटिव एड्रेस, यानी कि इस ईएसडी आईडी को तुमने किस रिलेटिव एड्रेस के ऊपर डाला है वो इस टेबल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। एक बार फिर से समझो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है अगर तुमने किसी एड्रेस स्पेस को यानी कि किसी डाटा को रिलोकेट कर दिया तो उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे गया है उसको आरएलडी के अंदर डालते हैं। उसके बाद होता है तुम्हारा एंड, यानी कि लास्ट वाला कार्ड, यानी कि इंडिकेट एंड ऑफ ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कोड है उसका एंड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा एंड कार्ड, ठीक है। स्पेसिफाई स्टार्टिंग एड्रेस फॉर एग्जीक्यूशन इफ असेंबलर रूटीन इज मेन प्रोग्राम, यानी कि ये क्या करता है तुम्हारे मेन फंक्शन को स्टार्टिंग भी प्रोवाइड करने का काम करता है। लेट्स से यहाँ पे तुम्हारा एंड है, तो एंड क्या होगा तुम्हारा जो प्रोग्राम है, ये जो तुम्हारा जो सेगमेंट प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा एंड, तो उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा नया स्टार्ट शुरू हो जाएगा, तो वही एंड कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा जो प्रोग्राम है उसका एंड क्या है, और जो तुम्हारा नया प्रोग्राम है वो कब से स्टार्ट होगा, ये तुम्हारा एंड कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो ये तुम्हारे 4 कार्ड्स होती है ईएसडी टीएक्सटी आरएलडी ईएनडी, ये सारे सिंबल्स की इन्फॉर्मेशन रखता है, कौन टीएल है, कौन एसडी है, कौन ईआर है। उसके बाद टीएक्सटी क्या करता है एक्चुअल जो तुम्हारा मशीन कोड है उसको कंटेंट करता है, आरएलडी मतलब ऐसे सिंबल्स को या फिर कोड को लगता है जो जिसका रिलोकेशन हुआ है, और एंड मतलब तुम्हारे ऑब्जेक्ट कोड के एंड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके फंक्शंस क्या है, अलाउ मल्टीपल प्रोसीजर एंड डाटा सेगमेंट, यानी कि तुम्हारे जो ये होता है क्या तुम्हारा डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, इसके अंदर क्या होता है मल्टीपल प्रोसीजर को अलाउ किया जाता है, मल्टीपल सेगमेंट्स को अलाउ किया जाता है। इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पे होती है, यानी कि जो तुम्हारा एड्रेस का चेंजिंग हो रहा है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद रिक्वेशन फैसिलिटी भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है, मल्टीटास्किंग हमें यहाँ पे मिलती नहीं है, और टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे लोडिंग होती है, यानी कि यहाँ पे लोडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। नेसेसरी टू अलोकेट, यानी कि अलोकेशन हमेशा करनी पड़ेगी, रिलोकेट भी हमेशा करना पड़ेगा, लिंकिंग भी हमेशा करनी पड़ेगी हर सब रूटीन को, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा तुम्हारा सब रूटीन का ऑर्डर भी यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कहाँ पे होते हैं तुम्हारे डायरेक्ट लिंकिंग लोडर के अंदर होंगे, ठीक है। तो क्या होगा नो मल्टीटास्किंग, टाइम कंज्यूमिंग लोडिंग यहाँ पे होती है, अलोकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। रिलोकेशन लिंकिंग हमेशा तुम्हारे हर सब रूटीन के लिए तुम्हें रिलोकेशन लिंकिंग और जो अलोकेशन है वो करनी पड़ेगी। सो दैट इज योर ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे टेक्स्ट कार्ड, आरएलडी कार्ड हमने देखा, टेक्स्ट कार्ड हमने देखा और ईएसडी कार्ड देखा। तुम्हें सिर्फ ये लिखना है, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं आते, कोई प्रोग्राम नहीं आएगा कि तुम्हें उस प्रोग्राम के थ्रू सोल्यूशन लिखना है, वो नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ ये लिखा के दिखाना है उधर, कोई चिंता नहीं है उसके बाद। और अब डिजाइन ऑफ डायरेक्ट लिंकिंग लोडर बहुत डिटेल के अंदर देखने वाले, तो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन आता है और सेपरेटली वो तुम्हारे सिलेबस के अंदर दिया है, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है
नाउ लेट्स गो विद द ओवरले स्ट्रक्चर। ओवरले स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, लेट्स सी तुम इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल के अंदर क्या है, क्लास स्टूडेंट है, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस डाले और इसको एक स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट किया है, मतलब क्लास स्टूडेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस है, वैसे ही ओवरले स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्या, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टीपल ओवरलेस। यहाँ पे फंक्शन 1 एक ओवरले, फंक्शन रोल एक ओवरले, यानी कि लेयर्स क्रिएट किए गए। यहाँ पे क्या किया, लेयर्स क्रिएट किए गए, एज नाम का एक फंक्शन किया, उसके बाद रोल नाम का फंक्शन क्रिएट किया, फिर फंक्शन नेम क्रिएट किया, तो ऐसे मल्टीपल लेयर्स का तुमने क्या किया, क्लास स्टूडेंट क्रिएट किया। तो यही होता है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल ओवरलेस, ठीक है, इसको हम कहेंगे ओवरलेस, ठीक है। मींस वी कैन कॉल ओनली फंक्शन नेम, नो नीड टू कॉल एंटायर क्लास, यानी कि हम सिर्फ फंक्शन एज को भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन रोल को भी कॉल कर सकते हैं और फंक्शन नेम को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को हम कहते हैं ओवरले स्ट्रक्चर, यानी कि इधर पूरे लेयर्स लिखे जाएंगे, जैसे एज लेयर, रोल लेयर, नेम लेयर, और उसको तुम सिर्फ एज से भी कॉल कर सकते हो, रोल से भी कॉल कर सकते हो, नेम से भी कॉल कर सकते हो, तो इसी को हम ओवरले स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। यानी कि तुम्हारे प्रोग्राम को चंक्स के, यानी कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर या फिर छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर तुम्हारे प्रोग्राम को लोडर के अंदर लोड करना, यानी कि तुम्हारा ओवरले स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम रन इन स्मॉल मेमोरी बाय ओनली लोडिंग नीडेड पार्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, उतना ही पार्ट तुम्हारे मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा जो कि जरूरी है, जो पार्ट जरूरी नहीं है उसको तुम मेमोरी के अंदर लोड नहीं करते। यही तुम्हारा फायदा होता है ओवरले स्ट्रक्चर का, ठीक है। मतलब क्या, तुम्हारा जो लोडिंग है प्रोग्राम का वो यूनिट्स के फॉर्म में होगा, फंक्शंस के फॉर्म में होगा और चंक्स के फॉर्म में होगा। जो तुम्हारी स्मॉल मेमोरी है वही यूज होगी, क्योंकि जो पार्ट नीडेड है, जो फंक्शन तुम्हें यूज है, लेट्स से तुम्हें फंक्शन एज ही यूज करना है, तुम्हें रोल नंबर और नेम से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम सिर्फ फंक्शन एज को ही कॉल करोगे, तो उससे क्या होगा, पूरा क्लास स्टूडेंट कॉल नहीं होगा और सिर्फ फंक्शन एज का काम हो जाएगा, तो तुम्हारा जो मेमोरी है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज योर ओवरले स्ट्रक्चर। अब उसके अंदर रूट, ओवरले स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ चीजें देखते हैं, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है। रूट क्या होता है, ऑलवेज रिसाइड इन मेमोरी, ऐसा पार्ट जो कि हमेशा मेमोरी के अंदर रहेगा, जैसे कि तुम्हारा क्लास स्टूडेंट है, तो वो क्या है, तुम्हारा रूट है, क्लास स्टूडेंट का इन फंक्शंस का रूट है, तो वो क्या रहेगा, तुम्हारी मेमोरी के अंदर हमेशा रहेगा, जो कि परमानेंट रहेगा, परमानेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ अदर ओवरले स्ट्रक्चर, यानी कि तुम्हारे फंक्शन है, एज, रोल, नेम, उसको तुम कैसे कॉल करोगे, बाय यूजिंग स्टूडेंट ही कॉल करोगे ना, तो वो क्या कर रहा है, पूरे ओवरले स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। वर्क्स विद ओवरले मैनेजर, यानी कि ओवरले मैनेजर के साथ ही तुम्हारा जो रूट है वो काम करता है। ओवरले मैनेजर क्या करता है, कंट्रोल लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ओवरलेस, यानी कि जो तुम्हारे फंक्शंस है उसको लोड या फिर अनलोड करने का काम करता है तुम्हारा ओवरलोड मैनेजर, ठीक है। लोड रिक्वायर ओवरले इनटू मेमोरी एंड रिप्लेसेस प्रीवियस ओवरले ऑफ सेम लोकेशन, मतलब देखो यहाँ पे अगर तुमने फंक्शन एज को डिलीट कर दिया और तुम्हें नया फंक्शन चाहिए, फंक्शन डेट ऑफ बर्थ, तो तुम उससे क्या कर सकते हो, अनलोड कर सकते हो एज को और उसकी जगह पे डेट ऑफ बर्थ लोड कर सकते हो। उसी को हम कहते हैं लोड रिक्वायर ओवरले इनटू स्ट्रक्चर एंड रिप्लेसेस प्रीवियस ओवरले, यानी कि किसी ओवरले को प्रीवियस ओवरले को अनदर लोकेशन पे क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। अब इसकी वर्किंग क्या है, रूट प्रोग्राम लोड मेमोरी एंड गेट्स कंट्रोल देन इट कॉल ओवरले मैनेजर, यानी कि जो रूट प्रोग्राम है वो तुम्हारे फंक्शन को मेमोरी के अंदर लोड कर देगा, यानी कि तुम्हारा रूट प्रोग्राम है, क्लास स्टूडेंट से तुम क्या करोगे, फंक्शन एज को तुम्हारे मेमोरी के अंदर लोड कर दोगे, ठीक है, और वो जाएगा ओवरले मैनेजर के पास। फिर ओवरले मैनेजर क्या करेगा, लोड रिक्वायर्ड ओवरले एग्जीक्यूट्स, यानी कि जो तुम्हारा क्लास स्टूडेंट है उसमें से फंक्शन एज क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा तुम्हारे मेमोरी के अंदर और वो जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, न्यू ओवरले रिप्लेस प्रीवियस वन, और जो तुम्हारा नया वाला जो कोई ओवरले आएगा या फिर लेयर आएगा तो तुम उसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो प्रीवियस वाले इससे, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज होगा, लोड टाइम तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा, रिलायबल ये रहेगा और रिड्यूस टाइम और मेमोरी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मेमोरी कम लगेगी क्योंकि सिर्फ तुम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, पूरे क्लास को कॉल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आई होप सो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो, पूरे क्लास स्टूडेंट को कॉल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि तुम प्रोग्राम को चंक्स के फॉर्म में या फिर छोटे छोटे यूनिट्स के फॉर्म में कॉल करते हो, दैट इज योर ओवरले स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जांपल इन योर असेंबली, ठीक है। तो प्रोग्राम रिक्वायर्ड मेमोरी, यानी कि तुम्हारे पास जो मेमोरी है वो सिर्फ 100 KB है और उसके अंदर तुम्हें ये 5 सब रूटीन, यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर 5 फंक्शन है ABCD की, उसको तुम्हें उसके अंदर डालना है। तो उसके अंदर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे हमने A20 के B20 के ये खुद से हमने डिफाइन किया, ठीक है, किसको कितनी साइज देनी, तो A को 20 के दी, B को 20 के दी, C को 30 के दी, T को 20 के दी और E को 20 के दी। अगर इसके ऊपर एग्जाम्पल भी आया तो ये दी होगी, ठीक है, ये दी होगी, तो उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, उसको एस्टैब्लिश करते हैं। तो देखो पहले हमने क्या किया, E को और C को B के अंदर डाल दिया, E को और C को B के अंदर डाल दिया और A के अंदर B और D है, A क्या है तुम्हारा रूट है, A क्या है तुम्हारा रूट है, उसके अंदर B और D है, उसके अंदर क्या है B और D और E है, B D E तीनों ए के अंदर ही है, ए के अंदर तो नहीं है, बी डी ई, देखो ये नीचे जा रहा है बी डी ई, और बी के अंदर सी और ई दोनों है, बी के अंदर सी और ई दोनों है। ऐसे भी हो सकता है कि ई ए के अंदर भी आ सकता है और बी के अंदर भी आ सकता है। तो ई क्या है, ओवरले स्ट्रक्चर है बी का भी और ए का भी, ई क्या है, ओवरले स्ट्रक्चर है बी का भी और ए का भी, और जो तुम्हारा सी जो तुम्हारा बी डी ई है वो ओवरले स्ट्रक्चर है ए का, और बी का ओवरले स्ट्रक्चर क्या है, सी और ई। उसके बाद तुम क्या करोगे, ए को 20 के पर 0 से लेकर 20 तक डालोगे, फिर 20 से लेकर 40 तक बी को डाल दिया, और जो तुम्हारा डी है वो क्या है 10 है, यानी कि इसका हाफ है, तो इसको इधर डाल दिया। उसके बाद सी क्या है तुम्हारा 30 क्या है, इसलिए 50 से लेकर 70 तक सी को डाल दिया। उसके बाद ई क्या है तुम्हारा 20 के, तो उसको इसके अंदर डाल दिया। सो दैट इज योर सिंपल फॉर्मेट, दैट इज योर सिंपल फॉर्मेट ऑफ ओवरले स्ट्रक्चर, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल देना, दूसरे फंक्शन के अंदर दूसरा डाल देना। मतलब ए क्या कर सकता है, बी डी ई को कॉल सकता है, एक इसको कॉल कर सकता है बी डी ई को। ये डायग्राम तुम खुद से भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब ये उल्टा पाल्टा हो गया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं कि ये ऐसा ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बी कॉल सी, बी किसको कॉल कर सकता है, सी और ई को, और डी किसको कॉल कर सकता है, ई को, ठीक है। दैट इज योर सिंगल एग्जांपल, ठीक है। और ये क्या होता है, पॉसिबल स्टोरेज असाइनमेंट फॉर प्रोसीजर, यानी कि तुम्हारा जो स्टोरेज है वो दिया है, उसकी कोई बात नहीं है। अब देखो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, परफॉर्मेंस ओवरहेड यहाँ पे होता है, कंपेटेबिलिटी इश्यूज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंपेटेबिलिटी इश्यूज भी तुम्हें मिलेंगे, और प्रोग्रामर को मेमोरी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे पहले से ही पता होनी चाहिए। अगर प्रोग्रामर को मेमोरी रिक्वायरमेंट पता नहीं है तो ओवरलॉक मैप जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है। सो दैट इज योर एंटायर अबाउट योर ओवरले स्ट्रक्चर। अभी तक हमने तुम्हारा एब्सोल्यूट लोडर और सारे टाइप ऑफ लोडर्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, डिजाइन ऑफ एब्सोल्यूट लोडर, ठीक है। हमने एब्सोल्यूट लोडर देखा, एब्सोल्यूट लोडर क्या होता है, जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो किसी स्पेसिफिक जगह पे वो डालने का काम करता है, यानी कि तुम्हारा जो लोडर है वो क्या करेगा, स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कोड या फिर प्रोग्राम को पुटअप करने का काम तुम्हारा एब्सोल्यूट लोडर करता है, ठीक है। अब उसकी एक्चुअल डिजाइन क्या है वो हम देखते हैं, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक था तुम्हारे एसपीयू के सिलेबस के अंदर, तो इसको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं, ईच कार्ड रहेगा 80 बाइट का, और इसके अंदर 2 कार्ड रहेंगे, एक टेस्ट कार्ड और एक ट्रांसफर कार्ड, ठीक है। तो ट्रांसफर टेस्ट कार्ड क्या करता है, मशीन कोड विद एब्सोल्यूट एड्रेस, टेस्ट कार्ड क्या रहेगा, उसके अंदर मशीन कोड रहेगा विद एब्सोल्यूट एड्रेस, यानी कि जहां पे वो स्टोर्ड है उसको हम
रहेंगे टेक्स्ट कार्ड, और ट्रांसफर क्या स्पेसिफाइज प्रोग्राम एंट्री, यानी कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो किस कोड से आया है, फिर कुछ कोड जनरेशन से वो एंटर हुआ है, इसके अंदर होता है तुम्हारा ट्रांसफर कार्ड। ठीक है, तो दो कार्ड्स रहेंगे, टेक्स्ट कार्ड और ट्रांसफर कार्ड। टेक्स्ट कार्ड के अंदर क्या रहेगा, मशीन कोड विद एब्सोल्यूट एड्रेस, और ट्रांसफर कार्ड के अंदर क्या रहेगा कि तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ से एंटर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों कार्ड्स है उनकी साइज कितनी है, 80 बाइट्स है, कितनी साइज है, 80 बाइट्स। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट क्या होता है टेक्स्ट कार्ड का और ट्रांसफर कार्ड का। ठीक है, देखो कॉलम 1 यहाँ पे मतलब तुम्हें कॉलम्स मिलेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से लेके 5 तक, कॉलम 8 से लेके 72 और कॉलम 73 से लेके 80 तक, ऐसे तुम्हें 80 कॉलम्स मिलते हैं, 80 कॉलम्स मिलते हैं। तो टेक्स्ट कार्ड के अंदर जो कॉलम 1 होता है वो टाइप 0 को रिप्रेजेंट करता है और ट्रांसफर का टाइप 1 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर तुम्हारे कॉलम 1 के अंदर टाइप 0 है तो वो है टेक्स्ट कार्ड, और अगर टाइप 1 है तो वो है ट्रांसफर कार्ड। ठीक है, अगर कॉलम 2 होता है तो अगर काउंट लेंथ, अगर टेक्स्ट कार्ड हुआ तो तुम क्या करोगे, लेंथ काउंट करोगे तुम्हारे प्रोग्राम की, और अगर ट्रांसफर कार्ड हुआ तो तुम्हारी जो लेंथ होती है वो अपने आप 0 हो जाती है। क्योंकि वो सिर्फ प्रोग्राम एंट्री को दिखा रहा है, और यहाँ पे लेंथ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मशीन कोड हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो तुम्हारा कॉलम नंबर 3 से लेके 5 तक होता है उधर टेक्स्ट कार्ड के अंदर एड्रेस को लोड किया जाता है, और यहाँ पे एंट्री एड्रेस की जाती है, यानी कि एड्रेस को एंटर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉलम नंबर 8 से लेके 72 तक यहाँ पे जो डाटा के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और डाटा होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, और यहाँ पे जो डाटा इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वही स्टोर होंगे, यहाँ पे डाटा भी स्टोर होगा और उसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर होंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 73 और 80 के अंदर यहाँ पे कार्ड सीक्वेंस नंबर रहता है। ठीक है, टेक्स्ट कार्ड का सीक्वेंस नंबर, और ट्रांसफर कार्ड के अंदर भी कॉलम नंबर 73 से 80 तक सीक्वेंस नंबर यानी कार्ड सीक्वेंस नंबर ही रहता है। ये तुम्हारा फॉर्मेट रहता है। फॉर्मेट क्या रहेगा, ये कॉलम्स रहेंगे और उस कॉलम के हिसाब से ये रहेगा। कॉलम 1 अगर टाइप 0 तो टेक्स्ट का टाइप 1 हुआ तो ट्रांसफर कार्ड, अगर टाइप 0 हुआ तो कॉलम की लेंथ देखेंगे और यहाँ पे जो तुम्हारी लेंथ है वो तो अपने आप 0 हो जाएगी। यहाँ पे एड्रेस को लोड करेंगे, यहाँ पे एड्रेस को एंटर करेंगे, यहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों होगा, यहाँ पे सिर्फ डाटा और इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे डाटा इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, डाटा नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्ड का सीक्वेंस रहेगा कॉलम नंबर 73 से 80 तक, और यहाँ पे भी सीक्वेंस नंबर रहेगा। ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया। अब कोड का एग्जीक्यूशन होता है वो देखते हैं। ठीक है, देखो लोडर रीड ऑब्जेक्ट डिस्क, यानी कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि लेट्स से ये तुम्हारी डिस्क है तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको जो तुम्हारा लोडर है वो रीड करेगा, मतलब दोनों कार्ड्स, डिस्क तुम्हारा टेक्स्ट कार्ड और ट्रांसफर कार्ड, दोनों कार्ड को तुम्हारा जो लोडर है वो क्या करेगा, रीड करेगा। इन टेक्स्ट कार्ड रीड एड्रेस काउंट इंस्ट्रक्शन टू स्पेसिफाई एड्रेसेस, यानी कि टेक्स्ट कार्ड के अंदर क्या करेगा, जो भी एड्रेस है यानी कि जो तुम्हारा डाटा है वो कहाँ पे स्टोर है उसको रीड करेगा, और उन इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफाइड एड्रेस के ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने वो करेगा। उसके बाद वो ट्रांसफर कार्ड के पास जाएगा, और वो ट्रांसफर कार्ड क्या करेगा, तुम्हारे एंट्री एड्रेस को कंट्रोल करने का काम करेगा, यानी कि जो तुम्हारा नया प्रोग्राम है वो कहाँ पे एंटर होने वाला है उसको कंट्रोल करने का काम तुम्हारा ट्रांसफर कार्ड करेगा। ठीक है, फिर से एक बार समझो कि लोडर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्क के अंदर जो तुम्हारा कार्ड है दोनों कार्ड को रीड कर रहा है। टेक्स्ट कार्ड के अंदर क्या होगा, जो भी एड्रेस है उनको रीड किया जाएगा, और जो भी इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड है उनको काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा ट्रांसफर कार्ड है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफर एंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफर कार्ड यूज किया जाएगा, एंड दैट्स हाउ योर कोड एग्जीक्यूशन इज डन। ठीक है, अब इसके अंदर एल्गोरिथम आएगा तुम्हें, तो एल्गोरिथम क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करो, फिर कार्ड को रीड करो। अगर टाइप नंबर 0 हुआ तो टेक्स्ट कार्ड रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो तुम क्या करोगे, करंट लोकेशन को एड्रेस के ऊपर सेट करोगे 35, यानी कि तुम्हारा कॉलम नंबर 35 है उसके अंदर जो भी एड्रेस दिया है उसको करंट लोकेशन को सेट कर दोगे। उसके बाद लेंथ काउंट कर दोगे C2 को, यानी कि जो तुम्हारा कॉलम 2 है, यहाँ पे देखो कॉलम 2 क्या है तुम्हारा काउंट लेंथ, यानी कि तुम पहले क्या करोगे, करंट लोकेशन काउंट करोगे बाय यूजिंग एड्रेस कॉलम नंबर 3 5 से जहाँ पे लोड एड्रेस किया जाता है, फिर लेंथ करोगे काउंट बाय यूजिंग काउंट नंबर C2, कॉलम नंबर C2 से तुम क्या करोगे, लेंथ को काउंट करोगे। उसके बाद मूव लेंथ बाइट्स टू करंट लोकेशन, यानी कि जो तुम्हारी लेंथ बाइट्स है यानी कि ये जो है उसको तुम इस करंट लोकेशन के अंदर मूव कर दोगे, यानी कि तुम जाओगे अब इधर इंस्ट्रक्शन कॉलम नंबर 8 से लेकर 72 तक जाओगे, और उस लेंथ को क्या कर दोगे, करंट लोकेशन के अंदर चेंज कर दोगे, और फिर से तुम क्या करोगे, इस प्रोसेस को होने के बाद स्टार्ट के अंदर चले जाओगे। फिर से अगर तुम्हारा टाइप 1 हुआ यानी कि ट्रांसफर कार्ड हुआ तो तुम क्या करोगे, ट्रांसफर कंट्रोल टू एड्रेस, यानी कि जो तुम्हारा कॉलम नंबर 3 5 है उसके अंदर जो भी ट्रांसफर कंट्रोल है वो परफॉर्म करोगे, और यहाँ पे तुम्हारा जो एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझो क्या हो रहा है, तुम क्या करोगे, कार्ड को रीड कर रहे हो। अगर तुम्हारा टाइप 0 हुआ तो टाइप 0 मतलब क्या, तुम्हारा टेक्स्ट कार्ड। अगर तुम्हारा टेक्स्ट कार्ड है तो तुम करंट लोकेशन को एड्रेस नंबर जो कॉलम नंबर 35 के अंदर, देखो कॉलम नंबर 35 के अंदर क्या हमने एड्रेस को लोड किया है, तो करंट लोकेशन तुम्हारे इस एड्रेस के ऊपर सेट हो जाएगी। फिर लेंथ को सेट करोगे काउंट के ऊपर, काउंट लेंथ यहाँ पे देखो कॉलम नंबर 2 के अंदर थी, तो जो लेंथ कॉलम नंबर 2 थी उसके अंदर हम उस लेंथ को सेट कर देंगे। ठीक है, फिर जो मूव है मतलब जो तुम्हारी लेंथ बाइट है उसको करंट लोकेशन के अंदर चेंज कर देंगे, यानी कि देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डाटा के ऊपर इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहे थे वो हम यहाँ पे परफॉर्म करें, और फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर टाइप 1 हुआ यानी कि तुम्हारा जो कार्ड है वो कार्ड कौन सा है अभी, वो भी ट्रांसफर कार्ड है। अगर टाइप 1 हुआ तो ट्रांसफर कंट्रोल टू एड्रेस, यानी कि जो तुम्हारा कंट्रोल एड्रेस है वो तुम कॉलम नंबर 3 5 को सेंड कर दोगे और इस प्रोसेस को स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा डिजाइन ऑफ एक्चुअल एब्सोल्यूट लोडर। ठीक है, अब इसके हम जो फ्लो चार्ट होता है वो देख लेते हैं। हाँ देखो फ्लो चार्ट के अंदर क्या होगा, स्टार्ट रीड स्टार्ट वो वैसे ही वैसे, उसके बाद सेट वेरिएबल करंट लोकेशन, यानी कि तुम्हारा वेरिएबल है उसकी करंट लोकेशन सेट करो, कॉलम नंबर 35 के हिसाब से जो करंट लोकेशन है उसको तुम सेट करो। अभी तुम टाइप चेक करोगे, अगर तुम्हारा 1 हुआ तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा ट्रांसफर है यानी कि ये वाली प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे लिखी थी एल्गोरिथम के अंदर, टाइप 1 ट्रांसफर कंट्रोल टू एड्रेस कॉलम नंबर 35 एंड स्टॉप, तो तुम यहाँ पे परफॉर्म करोगे, वही यहाँ पे लिखना। फ्लो चार्ट मतलब एल्गोरिथम का ही फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने क्या किया, करंट लोकेशन यूज कर ली बाय यूजिंग 1, और अगर तुम्हारा सेट हुआ तो तुम्हें क्या करना है, वो जो लेंथ है वो स्पेसिफाइड वैल्यू जो रहेगी C2 के अंदर, यानी कि देखो ये जो स्टेप के अंदर हमने क्या किया, लेंथ को काउंट किया C2 के अंदर और फिर उसको मूव कर दिया करंट लॉक के अंदर। तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं कि तुम्हारे जो वेरिएबल है उसकी जो लेंथ है उसको C2 के हिसाब से क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाइड के हिसाब से हम उसको फिक्स कर दे, और मूव लेंथ बाइट्स यानी कि तुम्हारी लेंथ बाइट्स है उसको टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कैरेक्टर्स 8 से लेके करंट लोकेशन के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये प्रोसेस होती नहीं है तब तक उसको फिर से हम क्या कर देंगे, स्टार्ट को शुरुआत कर देंगे और उधर भेज देंगे। सो दैट इज योर एंटायर प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये जो तुम्हारा एल्गोरिथम है ना, ये तुम्हारा जो एल्गोरिथम होता है वही फ्लो चार्ट के अंदर लिखा होता है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा कि फ्लो चार्ट के अंदर तुम क्या करोगे, स्टार्ट करोगे रीड स्टार्ट करोगे, अगर तुम्हारा जो वेरिएबल है उसको करंट लोकेशन एज पर कॉलम नंबर 35 टेक्स्ट कार्ड के हिसाब से सेट कर दोगे, और फिर टाइप चेक करोगे। अगर 1 हुआ तो तुम ट्रांसफर कार्ड का काम करोगे, और अगर 2 हुआ तो जो यहाँ पे जो प्रोसेस लिखी है टाइप 0 के लिए LNG काउंट C2 और मूव LNG बाय 2 करंट लॉक, वही तुम सिर्फ स्क्वायर के अंदर लिख देना है और फिर से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट के अंदर चली जाएगी। सो दैट इज योर डिजाइन ऑफ एब्सोल्यूट लोडर।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज योर डायरेक्ट लिंकिंग लोडर डिजाइन। ठीक है, डायरेक्ट लिंकिंग लोडर के बारे में हमने यहाँ पे देखा था कि डायरेक्ट लिंकिंग लोडर क्या होता है, जिसके अंदर ये तुम्हारा एक रिलोकेटिंग लोडर ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो मल्टीपल प्रोसीजर्स को और मल्टीपल सेगमेंट्स के ऊपर, डाटा सेगमेंट्स के ऊपर काम कर पाता है। ये होता है तुम्हारा डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। उसकी अब हमें डिजाइन देखनी है इन डिटेल, क्यों, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर एज अ सेपरेट क्वेश्चन आती है कि उसका डिजाइन एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो देखो बेसिकली जो तुम्हारा डायरेक्ट लिंकिंग लोडर होता है, इसकी सिंपल एग्जाम तो यही होती है, सिंपल, जिसके अंदर पास वन रहेगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे जो एक्सटर्नल सिंबल्स है जैसे कि ग्लोबल, EST, GST, ऐसे जो एक्सटर्नल सिंबल्स है उनको एड्रेसेस असाइन करने का काम करते हैं, और पास टू के अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअल लोडिंग, रिलोकेशन एंड लिंकिंग करने का काम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मॉडल और ऑब्जेक्ट मॉडल दोनों जाएंगे पास वन के अंदर। पास वन क्या करेगा, जो भी तुम्हारे प्रोग्राम से उसको क्या करेगा, एक्सटर्नल सिंबल्स असाइन करने का काम करेगा, उस एक्सटर्नल सिंबल्स को एड्रेस असाइन करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड से उसको कॉपी करेगा और एडजस्ट करेगा। उसके बाद पास टू के अंदर जाएगा और एक्चुअल में जो रिलोकेशन लिंकिंग है वो होगी, और फिर जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी के अंदर जाएगा। ठीक है, ये होगा तुम्हारा शॉर्ट ब्रीफ। ठीक है, अब हम ब्रीफ के अंदर देखते हैं जो कि तुम्हें एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट लिंक लोडर डिजाइन, इसके अंदर पहले होती है एड्रेस कांस्टेंट। तीन टाइप के एड्रेस कांस्टेंट्स रहेंगे। फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस ऐसे एड्रेस होते हैं जो कि L1 से लेकर L2 तक, L1 - L2 तुम्हारा एड्रेस L1 - L2 का एब्सोल्यूट एड्रेस है, बोथ आर रिलोकेटेबल, और ये दोनों है वो क्या रहेंगे, रिलोकेटेबल। उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एड्रेस। नो रिलोकेशन यानी कि यहाँ पे कोई रिलोकेशन होती नहीं है, और ये फॉर्मूला कैलकुलेट करता है तुम्हारा असेंबलर। ये कौन करेगा, तुम्हारा असेंबलर। फिर से एक बार समझो, एड्रेस L1 - L2 यानी कि तुम्हारा एड्रेस है, एब्सोल्यूट एड्रेस क्या रहेगा, तुम जब L1 - L2 करते हो एड्रेस से, ठीक है, तो ये तुम कौन कैलकुलेट करेगा, तुम्हारा असेंबलर कैलकुलेट करेगा, और ये दोनों बोथ रिलोकेटेबल है और नो रिलोकेशन यहाँ पे डन होती है। ठीक है, मतलब ये रिलोकेटेबल है बट यहाँ पे रिलोकेशन होती नहीं है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। फिर सिंपल रिलोकेटेबल एड्रेस, फिर से वही करना है, एड्रेस L1 - L2 यानी कि L1 एड्रेस से L2 को माइनस करना है, तो L1 - L2 के अंदर जो रिलेटिव डिफरेंस होता है वो कौन कैलकुलेट करता है, ये जो डिफरेंट है वो फिर से असेंबलर फाइंड करता है, और यहाँ पे रिलोकेशन करनी पड़ती है। ऊपर वाले में वही था L1 - L2, बट यहाँ पे रिलोकेशन नहीं हो रही थी, और सिंपल के अंदर क्या होता है, वही होता है L1 - L2, बट यहाँ पे क्या की जाती है, रिलोकेशन परफॉर्म की जाती है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिलोकेटेबल यानी कि L1 एंड L2 आर एक्सटर्नल सिंबल, यहाँ पे L1 एंड L2 क्या है, एक्सटर्नल सिंबल है। असेंबल डोंट वर्क, यहाँ पे जो असेंबलर होता है वो वर्क नहीं करता, और लोडर मस्ट कैलकुलेट, और यहाँ पे जो लोडर है उसको लोडिंग का जो इफेक्ट है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक बार फिर समझो, एब्सोल्यूट एड्रेस के अंदर क्या होता है, जो L1 एंड L2 ये जो तुम्हारे एक्सटर्नल सिंबल थे, L1 एंड L2 ये जो तुम्हारे एक्सटर्नल सिंबल थे, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन फाइंड कर रहा था, असेंबलर, और यहाँ पे रिलोकेशन नहीं हो रहा था। और यहाँ पे जो सिंपल रिलोकेटेबल होता है, यहाँ पे L1 और L2 ये जो तुम्हारे दो एक्सटर्नल सिंबल से उनका डिफरेंस फाइंड किया जा रहा था, और उसके ऊपर रिलोकेशन की जा रही थी। और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हो रहा था L1 एंड L2, यहाँ पे एक्सटर्नल सिंबल यूज किए जाते हैं, बट यहाँ पे असेंबलर यूज नहीं करते, सीधे जो लोडर होता है वही कैलकुलेट करता है, और ऊपर क्या कर रहे थे, असेंबलर यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे सीधे लोडर परफॉर्म करता है। ठीक है, अब एग्जांपल प्रोग्राम 1 PG1 इट इज अ मेन प्रोग्राम। लेट्स से एग्जांपल प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। PG1 इट इज अ मेन प्रोग्राम, इट डिफाइंस लोकल सिंबल्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, देखो प्रोग्राम 1 यानी कि PG1 क्या होता है, ये मेन प्रोग्राम होता है जो कि लोकल सिंबल्स और वेरिएबल्स को डिफाइन करेगा। रेफरेंसेस टू एक्सटर्नल सिंबल्स यानी कि जिसके अंदर जो एक्सटर्नल सिंबल्स रहेंगे उसको भी यहाँ पे क्या रहेंगे, रेफरेंसेस रहेंगे। कंटेंट सिंबल्स लीडिंग रिलोकेशन, इसके अंदर ऐसे भी सिंबल्स रहेंगे जिसकी हमें रिलोकेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम 2 रहेगा। प्रोग्राम 2 के अंदर ऐसा एक्सटर्नल सिंबल रहेगा फॉर PG1 इंटर एक्सटर्नल, यानी कि इंटर एक्सटर्नल जैसे जो फंक्शंस रहते हैं या फिर जो सिंबल्स रहता है वो ये प्रोग्राम PG2 के अंदर रहेंगे, और एक्चुअल वैल्यू ऑफ सिंबल जो कि PG1 के लिए यूज किए जाते हैं वो इसके अंदर रहते हैं प्रोग्राम नंबर 2 के लिए। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल कहाँ पे हो सकता है, देखो ये जो तुम्हारा इतना है मेन से लेके इधर तक, नहीं ये नहीं, एक मिनट देखो, हाँ ये देखो, लेट्स से ये जो तुम्हारा मेन फंक्शन है, तो मेन से लेके एंड तक, मेन से लेके एंड तक ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा PG1, और F1 से लेके यहाँ तक ये क्या है तुम्हारा PG2, यहाँ से लेके यहाँ तक PG1, और यहाँ से लेके यहाँ तक PG2, ये तुम्हारा प्रोग्राम 1 और PG2। मतलब प्रोग्राम 1 के अंदर क्या होगा, मेन प्रोग्राम रहेगा। PG1 क्या रहता है, मेन प्रोग्राम रहता है जिसके अंदर लोकल सिंबल्स और वेरिएबल को डिफाइन किया जाएगा। रेफरेंस वेरिएबल्स को जो कि एक्सटर्नल सिंबल्स उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, सिंबल्स को जो रिलोकेशन के लिए जरूरी है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो प्रोग्राम 2 है वो एक्सटर्नल सिंबल्स होता है फॉर PG1 के लिए जो एक्सटर्नल सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो PG2 के अंदर होते हैं, और एक्चुअल वैल्यू जो सिंबल के लिए यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, हम उसके लिए एक टेबल यूज किया जाता है तुम्हारे प्रोग्राम और प्रोग्राम 1 के डिसाइड करने के लिए। तो उधर होता है लाइन नंबर, उसके बाद रिलेटिव एड्रेस, उसके बाद सोर्स प्रोग्राम और प्रोग्राम नंबर। ये तुम एक कोड लिखा के उधर यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि इधर लगेगा तुम लाइन नंबर, उसके बाद यानी कि तुम्हारे कोड के अंदर जो लाइन है उसके बाद उसका रिलेटिव एड्रेस, उसके अंदर जो सोर्स प्रोग्राम है, लेट्स से यहाँ पे देखो कहाँ पे गया वो। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, लाइन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एड्रेस क्या है, मेन का इधर हम 501 लिख देते हैं। ठीक है, तो 501 आएगा रिलेटिव एड्रेस। सोर्स प्रोग्राम क्या है, मेन एंड स्टार्ट, उसके बाद प्रोग्राम क्या है, फिर से स्टार्ट, और उसके बाद प्रोग्राम नंबर यानी कि ये तुम्हारी लाइन है 1। तो ये तुम्हारा आ जाएगा अगर तुम ये फुलफिल करोगे, बट जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये जो टेबल का फॉर्मेट है वो लिख के आना, लाइन नंबर रिलेटिव एड्रेस सोर्स प्रोग्राम नंबर। यहाँ पे सिर्फ ये PG1 और PG2 याद रखना कि PG1 क्या होता है, मेन प्रोग्राम होता है जिसके अंदर लोकल सिंबल्स और वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं, एक्सटर्नल सिंबल्स को रेफरेंस दिया जाता है, और सिंबल जो कि लोकेशन के लिए चाहिए वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। और PG2 के अंदर ऐसे एक्सटर्नल सिंबल रहेंगे जो कि PG1 के अंदर होते हैं और जिसके एक्चुअल वैल्यूज PG1 के अंदर जरूरी होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम जाते हैं अभी यू कैन ड्रॉ कार्ड्स फॉर PG1 एंड PG2, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिंकिंग लोडर के अंदर क्या देखा था कि यहाँ पे PG1 और PG2 के अंदर क्या होता है, मल्टीपल जो तुम्हारे कार्ड्स होते हैं जैसे कि टेक्स्ट कार्ड, ESD कार्ड, या फिर तो जो तुम्हारा RFD कार्ड था, या फिर जो तुम्हारा एंड कार्ड था, ऐसे कार्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो वही कार्ड्स यहाँ पे भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तुम्हें कई सारे डाटा स्ट्रक्चर्स भी यूज करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर पहला होता है तुम्हारा ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल। पहले क्या होता है तुम्हारा ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल। ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल मतलब GST क्रिएटेड बाय लोडर। इसको कौन क्रिएट करता है, लोडर। इसका टेबल कैसा था, एक्सटर्नल सिंबल प्लस असाइंड कोर एड्रेस, एक्सटर्नल सिंबल प्लस असाइंड कोर एड्रेस, ये 8 बाइट का रहेगा और ये 8 बाइट का रहेगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल।
GEST जो कि लोडर क्रिएट करता है, और यहाँ पे एक्सटर्नल सिंबल रहेगा, और यहाँ पे कोड एड्रेस जो कि असाइंड है वो रहेगा। उसके बाद तुम्हारा दूसरा टेबल आता है लोकल एक्सटर्नल सिंबल एरे, लोकल एक्सटर्नल सिंबल एरे लेसा, जिसके अंदर हम आईडी नंबर्स को मैप करते हैं, यानी कि जो तुम्हारे आईडीज है या फिर उसके लिए जो कोर एड्रेस है, आईडी मतलब जो तुम्हारा लेट्स से तुम्हारी लाइन नंबर, तो उन आईडी नंबर्स को तुम क्या करते हो यहाँ पे मैप करते हो और यहाँ पे डाल देते हो। तो पहला कौन सा टेबल है तुम्हारा ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल, जिसके अंदर एक्सटर्नल सिंबल्स रहेंगे और लोकल एक्सटर्नल सिंबल एरे, जहाँ पे तुम्हारे आईडी नंबर्स रहेंगे तुम्हारे डाटा के, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिंकिंग लोडर के वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये दो फेजेस के अंदर काम करता है, ये किसके अंदर करता है, दो फेजेस के अंदर, पास 1 और उसके बाद हम देखेंगे पास 2, उसके अंदर हम देखेंगे पास 2, ठीक है। अब देखो इसकी प्रोसेस देखने के बाद पहले सिंबल डेफिनेशन एंड एलोकेशन, जो तुम्हारा पास 1 होता है इसके अंदर क्या करते हैं हम सिंबल डेफिनेशन और एलोकेशन करते हैं, यानी कि तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं उनको डिफाइन करेंगे या फिर एलोकेट उनके लिए एक एड्रेस स्पेस एलोकेट करने का काम करेंगे। इसके अंदर जो लोकेशन रहेगी किसी भी सेगमेंट की उसको डिफाइन करेंगे, यानी कि लेट्स से तुम्हारा एक मिनट तुम्हारा ये कोड है, लेट्स से स्टार्ट सिंबल है, तो स्टार्ट सिंबल के लिए उसकी लोकेशन क्या है, तो अगर उसकी लोकेशन 501 है तो वो यहाँ पे डिफाइन की जाएगी, ठीक है। उसके बाद असाइन वैल्यूज टू एक्सटर्नल सिंबल, जैसे देखो यहाँ पे जो सम है वो क्या एक्सटर्नल सिंबल है, तो इसको यहाँ पे क्या की जाएगी, वैल्यू भी ऐड कर दी जाएगी, मिनिमाइज कोर स्टोरेज रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे जो भी मिनिमाइज जितनी भी ज्यादा कोर रिक्वायरमेंट होती है स्टोरेज की उसको मिनिमाइज करने का काम कर दिया जाएगा तुम्हारे पास 1 के अंदर, ठीक है। हम देखो प्रोसेस और एल्गोरिथम के बारे में देखते हैं। देखो सेगमेंट लोडेड एट आईपीएलए के अंदर तुम्हारा जो सेगमेंट है वो लोड किया जाता है। अभी आईपीएलए क्या होता है, आईपीएलए मतलब तुम्हारा इनिशियल प्रोग्राम लोड एड्रेस यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस। ये क्या होता है तुम्हारा इनिशियल प्रोग्राम लोड एड्रेस होता है, यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस, यानी कि किस एड्रेस के ऊपर तुम्हारा जो कोड एग्जीक्यूशन है या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो शुरू हुआ था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे मेन स्टार्ट की आगे अगर 500 होता तुम्हारा जो लोकेशन काउंटर होता है वो 500, यानी कि कोड कहाँ से शुरू है 500 से, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि सेगमेंट लोडेड एट आईपीएलए, यानी कि आईपीएलए मतलब क्या, इनिशियल प्रोग्राम लोड एड्रेस, जो तुम्हारा सोर्स प्रोग्राम है उसको हम इनिशियल प्रोग्राम लोड एड्रेस के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट कार्ड है उसको रीड करेंगे, प्रिपेयर कॉपी फॉर पास 2, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट कार्ड कौन से रहेंगे, ये देखो तुम्हारे 4 कार्ड्स होते हैं, ESD TXT RLD और END, इन चारों कार्ड में से एक कार्ड को हम पढ़ेंगे ताकि हम पास 2 के लिए भी प्रिपेयर कर सके। अब देखो अगर तुम्हारा TXT कार्ड या फिर RLD कार्ड है, मतलब देखो तुम्हारा TXT कार्ड या फिर RLD कार्ड है तो क्या करेंगे, नो प्रोसेसिंग, यानी कि तुम्हें कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है, डाटा के ऊपर कुछ प्रोसेस नहीं करना है। रीड नेक्स्ट कार्ड इफ EST कार्ड, यानी कि तुम क्या करोगे, अगर TXT कार्ड या फिर RLD कार्ड आया तो कुछ नहीं करोगे, सीधे नेक्स्ट कार्ड के ऊपर चले जाओगे। अब लेट्स से तुम्हें ESD कार्ड आ गया, मतलब ये वाला ESD कार्ड मतलब एक्सटर्नल सिंबल वाला कार्ड, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, चेक सिंबल टाइप, यानी कि तुम्हें अभी सिंबल का टाइप चेक करना है, SD LD या फिर ER है, कौन सा सिंबल वो है उसको चेक करोगे। इफ एंड कार्ड, और अगर वहाँ पे जो तुम्हारा सिंबल है वो चेक करोगे, और अगर उससे सिंबल अगर मैच हो गया तो तुम उसको सिंबल टेबल के अंदर डाल दोगे, जो तुम्हारा GEST होता है उसके अंदर तुम उसको डाल देते हो, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर तुम्हारा एंड कार्ड होगा तो PLA इज इक्वल टू PLA प्लस सेगमेंट, PLA मतलब क्या, PLA मतलब प्रोग्राम लोड एड्रेस, यानी कि ट्रैक सेगमेंट एड्रेस, जो भी तुम्हारा सेगमेंट एड्रेस है उसको तुम उसकी एड्रेस के साथ और उसकी लेंथ के साथ ऐड कर दोगे। PLA मतलब क्या, प्रोग्राम लोड एड्रेस, यानी कि तुम्हारा जो प्रोग्राम है उसका लोड एड्रेस कितना है उसको उसके लेंथ के साथ तुम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और उसके बाद नेक्स्ट कार्ड को रीड करोगे। और इफ EOF और LDT कार्ड, यानी कि अगर तुम्हारा EOF या फिर LDT कार्ड आ गया, ठीक है, EOF या फिर LDT कार्ड आया तो तुम क्या करोगे, पास 1 कंप्लीट करोगे और पास 2 को चले जाओगे, तुम क्या करोगे, पास 1 को कंप्लीट करोगे और पास 2 को चले जाओगे, ठीक है। नाउ अगर तुम्हारा ESD कार्ड, अभी ये जो ESD कार्ड है इसके अंदर क्या होता है, वो इधर सिर्फ इतना लिखा है कि चेक सिंबल टाइप SD LD ER, बट SD आया तो क्या होगा, LD क्या होगा, और ER आया तो क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो अगर तुम्हारा SD आया तो रीड लेंथ एंड स्टोर इन S-length स्टोर इन PLA वैल्यू, यानी कि जो तुम्हारा प्रोग्राम लोड एड्रेस है उसके अंदर जो लेंथ है उसको तुम क्या कर दो, स्टोर कर दो। उसके बाद इफ सिंबल इन GST, यानी कि जो तुम्हारा सिंबल है वो इस ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल के अंदर है तो तुम क्या करोगे, एरर या फिर डुप्लीकेट सिस्टम को क्रिएट कर दोगे, और अगर नॉट एग्जिस्ट है तो तुम उसको क्या कर दोगे, उसी के अंदर क्या कर दोगे, स्टोर कर दोगे, यानी कि तुम GST चेक कर रहे हो। अगर तुम्हारा LD हुआ तो तुम वैल्यू को कर दोगे प्रोग्राम लोड एड्रेस प्लस एड्रेस, यानी कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है उसका एड्रेस और जो करंट एड्रेस है उन दोनों को ऐड कर दोगे और GST के लिए चेक परफॉर्म करोगे। ये क्या होता है तुम्हारा GST चेक, यानी कि सिंबल GST के अंदर है कि नहीं और नॉट एग्जिस्ट, और फिर उसको चेक को परफॉर्म करोगे। और ER यानी कि नो प्रोसेस, ER के अंदर कोई प्रोसेस नहीं होगी, मतलब सिंबल इन रेफरेंस ऑपरेशन यहाँ पे कोई तुम्हारी प्रोसेस नहीं करती एक्सटर्नल सिंबल के ऊपर, और सीधे पास 1 से पास 2 के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। आई होप सो तुम्हें पास 1 समझ में आया होगा। पास 1 के अंदर तुम क्या करोगे, इनिशियल प्रोग्राम लोड एड्रेस के ऊपर, यानी कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग एड्रेस है उधर तुम तुम्हारे कोड को लोड कर दोगे, फिर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कार्ड है उसको रीड करोगे, ठीक है। अब तुम्हारा कार्ड TXT कार्ड है या फिर RLD कार्ड है तो तुम कोई प्रोसेस नहीं करोगे और सीधे नेक्स्ट कार्ड के ऊपर चले जाओगे। अगर तुम्हारा ESD कार्ड रहा है तो तुम सिंबल टाइप चेक करोगे, SD LD है या फिर ER है। अगर तुम्हारा SD हुआ तो तुम क्या करोगे, लेंथ को रीड करोगे और उसको स्टोर कर दोगे PLA के वैल्यू के अंदर। अगर तुम्हारा सिंबल GST के अंदर है, ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल के अंदर है, तो तुम क्या करोगे, इरेज कर दोगे कि ये डुप्लीकेट है, और अगर नॉट एग्जिस्ट है तो तुम उस वैल्यू को GST के अंदर स्टोर कर दोगे, इसको हम कहते हैं GST चेक। अगर तुम्हारा LD हुआ तो वैल्यू कर दोगे इक्वल टू PLA, LD मतलब क्या, लोकल डेफिनेशन। अगर तुम्हारी लोकल डेफिनेशन होगी तो तुम क्या करोगे, वैल्यू को ऐड कर दोगे तुम्हारे प्रोग्राम लोड एड्रेस के साथ प्लस एड्रेस के साथ, और फिर से ये जो GST चेक है उसको परफॉर्म करोगे। और ER हुआ तो नो प्रोसेस फॉर पास 1, ठीक है। अगर तुम्हारा ESD कार्ड भी चेक हो गया, अब तुम END कार्ड के ऊपर चले गए तो END कार्ड के अंदर क्या होगा, PLA इक्वल टू PLA प्लस, यानी कि जो तुम्हारा प्रोग्राम लोड एड्रेस है उसको तुम लेंथ के साथ ऐड कर दोगे और नेक्स्ट कार्ड के ऊपर बढ़ जाओगे। और अगर तुम्हारा एंड कार्ड से अगर तुम EOF या फिर LDT कार्ड के ऊपर चले गए तब तुम क्या करोगे, पास 1 को कंप्लीट दिखाओगे और पास 2 के ऊपर चले जाओगे, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट भी आता है, बट इसका फ्लो चार्ट बहुत बहुत हार्ड है याद रखने के लिए। तो अगर तुम्हें फ्लो चार्ट निकालना ही है तो तुम इस एल्गोरिथम के थ्रू भी उस फ्लो चार्ट को निकाल सकते हो, बट अगर तुम्हें याद ही रखना है तो यू कैन कमेंट मी आउट, मैं तुम्हें वो फ्लो चार्ट भी पढ़ा सकता हूँ, बट वो बहुत मुश्किल है, निकालते वक्त तुम भूल जाओगे वहाँ पे। इट्स माई कंडीशन कि तुम नहीं लिख पाओगे या फिर कोई भी नहीं लिख पाएगा अगर बहुत एक दिन की पढ़ाई के साथ बहुत उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं उस फ्लो चार्ट को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर तुम्हें वो फ्लो चार्ट चाहिए ही चाहिए, मतलब क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो अगर तुम्हें वो फ्लो चार्ट चाहिए तो यू कैन मेक मी कमेंट आउट, बट वो एग्जाम में आता भी
नहीं है मोस्टली वो फ्लो चार्ट, क्योंकि एल्गोरिथम ही आता है। तो अगर आया भी तो भी तुम उसको इस एल्गोरिथम के ऊपर से निकाल सकते हो, बट अगर तुम्हें सीखना है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। बट आई होप सो कि फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है और तुम उसको स्किप करना चाहोगे, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं ही पढ़ा देता, मेरे को क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। पास टू यहाँ पे क्या होता है, जो एक्चुअल लोडिंग या फिर तो हमारी लोकेशन रिलोकेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। लोड टेक्स्ट इनटू मेमोरी, यानी कि यहाँ पे की जाएगी जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर टेक्स्ट को लोड किया जाएगा, रिलोकेशन परफॉर्म की जाएगी, और लिंक एड्रेस कॉन्स्टेंट्स, यानी कि जो तुम्हारे लिंक एड्रेस कॉन्स्टेंट्स है वो यहाँ पे यूज किए जाएंगे। अब यहाँ पे डाटाबेसेस कौन सी यूज करते हैं वो रह गया। पासवन के अंदर ये डाटाबेसेस यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डेस्क जो कि इनपुट के लिए यूज की जाती है। इनिशियल प्रोग्राम लोड एड्रेस जो कि एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस को शो करने के लिए यूज होता है, इनिशियल प्रोग्राम लोड एड्रेस। उसके बाद प्रोग्राम लोड एड्रेस जो कि ईच सेगमेंट एड्रेस को क्या करता है ट्रैक करता है। उसके बाद जीएसटी मतलब तुम्हारा ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल, यानी कि सिंबल टेबल को सिंबल टेबल है। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम पास टू के लिए जो तुम्हारा पास वन है उसका रिजल्ट यहाँ पे होता है। और लोड मैप लिस्ट एक्सटर्नल सिंबल एंड कोर एड्रेस, यानी कि लोड मैप रहती है तुम्हारी लिस्ट या फिर एक्सटर्नल सिंबल की, ठीक है। अब पास टू के अंदर भी वही होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कॉपी ऑफ आईपी1 आईपीएलए पीएलए जीएसटी लेसा, यही तुम्हारे क्या होते हैं डीबी होते हैं। लेसा मतलब क्या, तुम्हारा लोकल एक्सटर्नल सिंबल टेबल, जो हमने पीछे पढ़ा कि लोकल एक्सटर्नल सिंबल टेबल क्या होता है, ठीक है। अब एल्गोरिथम के ऊपर तुम क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे पीएलए को आईपीएलए के अंदर। जो तुम्हारा प्रोग्राम लोड एड्रेस है उसको तुम सीधे इनिशियल प्रोग्रामिंग लोड एड्रेस के इक्वल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद कार्ड को रीड करोगे कॉपी फ्रॉम ऑब्जेक्ट डेस्क की, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डेस्क है उससे जो तुम्हारा कार्ड है उसकी जो कॉपी है उसको रीड करोगे। ऑन कार्ड टाइप, अगर तुम्हारा कार्ड टाइप कौन सा हो उसके ऊपर से तुम अभी डिसाइड करोगे, ठीक है। देखो अगर तुम्हारा ईएसडी कार्ड रहा और उसके अंदर एसडी रहा तो तुम्हारी जो एस लेंथ है उसको तुम लेंथ के इक्वल कर दोगे और लेसा को पीएलए के इक्वल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारा एलडी कार्ड रहा तो तुम कोई प्रोसेस नहीं करोगे। और अगर तुम्हारा ईआर प्रोसेस रहा यानी कि एक्सटर्नल रेफरेंस रहा तो तुम क्या करोगे, सर्च जीएसटी सिंबल फाउंड, यानी कि यहाँ पे तुम जीएसटी चेक कर परफॉर्म करोगे। और अगर जीईटी वैल्यू मिल गई तो तुम उस लेसा आईडी को वैल्यू के साथ इक्वल कर दोगे। और नॉट फाउंड, और अगर कोई फाउंड नहीं आया तो तुम यहाँ पे एरर कर दोगे, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोसेस होता है। मतलब देखो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ चेक कर रहे हो। अगर तुम्हारा एसडी कार्ड रहा यानी कि सेगमेंट डेफिनेशन रही तो तुम क्या करोगे, एस लेंथ को लेंथ की इक्वल कर दोगे और लेसा को पीएल की इक्वल कर दोगे। अगर तुम्हारा एलडी रहा यानी कि तुम्हारा लोकल डेफिनेशन रहा तो तुम कोई प्रोसेस नहीं करोगे और एक्सटर्नल रेफरेंस रहा तो जीएसटी टेबल के अंदर फाइंड करोगे और लेसा की आईडी को वैल्यू के इक्वल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारा टेक्स्ट कार्ड रहा तो तुम क्या करोगे, कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम कार्ड टू रिलोकेट लोकेशन, यानी कि जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करोगे और उस लोकेशन को रिलोकेट कर दोगे। और डेस्टिनेशन तुम्हारा क्या आएगा, पीएलए प्लस एड्रेस, क्या आएगा पीएलए प्लस एड्रेस, यानी कि प्रोग्राम लोड एड्रेस प्लस एड्रेस, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन रहेगा। उसके बाद आरएलडी आया तो गेट वैल्यू फ्रॉम लेसा, यानी कि जो तुम्हारा लेसा है वहां से तुम वैल्यू लोगे, एक्चुअल एड्रेस को पीएलए प्लस एड्रेस के अंदर डाल दोगे। और फ्लैग अगर प्लस हुआ तो तुम एड्रेस को ऐड कर दोगे और अगर माइनस रहा तो तुम क्या कर दोगे, एड्रेस को माइनस कर दोगे, ठीक है। ये प्रोसेस तुम्हें याद रखनी है। तुमने क्या किया, लेसा के अंदर जो आईडी है उससे वैल्यू कैलकुलेट कर ली और एक्चुअल एड्रेस को पीएलए प्लस एड्रेस कर दिया और फ्लैग को प्लस या फिर माइनस के ऊपर सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारा एंड कार्ड हुआ तो तुम क्या करोगे, चेक इफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस, यानी कि अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन है तुम स्टार्ट एड्रेस को स्पेसिफाई कर दोगे और एस कर दोगे। एस मतलब क्या, एक्स एड्रेस यानी कि तुम्हारा एक्सटर्नल एड्रेस इज इक्वल टू पीएलए प्लस स्पेसिफाइड एड्रेस। और नो तो तुम्हारा जो एक्स एड्रेस है वो सिर्फ पीएलए रहेगा, स्पेसिफाइड एड्रेस उसके अंदर नहीं रहेगा। तो पीएलए क्या हो जाएगा तुम्हारा, पीएलए प्लस एस लेंथ, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारा एलडीटी या फिर ईओएफ कार्ड रहा तो तुम पास टू को कंप्लीट करोगे और एक्स एड्रेस के ऊपर जंप कर दोगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को बिगिन कर दोगे। सो दैट इज योर एंटायर पास टू। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया मेरे को भी पता है, सो आई रिपीट इट, ठीक है। तो तुमने क्या किया, पीएलए को यानी कि तुम्हारा प्रोग्राम लोड एड्रेस को स्टार्टिंग प्रोग्राम के ऊपर सेट कर दिया। उसके बाद चार कार्ड वन बाय वन रीड कर दिए। अगर तुम्हारा ईएसडी कार्ड आया और तुम्हारी सेगमेंट डेफिनेशन आई तो तुम क्या कर दोगे, लेंथ तो एस लेंथ के इक्वल कर दोगे और लेसा को पीएलए के ऊपर कर दोगे। एलडी आया तो नो प्रोसेस करोगे और अगर तुम्हारा ईयर रेफरेंस आया तो जीएसटी टेबल के अंदर सर्च करोगे और वैल्यू मिली तो तुम लेसा आईडी को वैल्यू के ऊपर स्टोर कर दोगे। उसके बाद टेक्स्ट कार्ड यानी कि तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा टेक्स्ट है उसको कॉपी करोगे फ्रॉम उसको जो रिलोकेट लोकेशन है वहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट को कॉपी कर दोगे और डेस्टिनेशन को पीएलए प्लस एड्रेस कर दोगे, ठीक है। प्रोग्राम लोड एड्रेस को एड्रेस के साथ ऐड कर दोगे। उसके बाद आरएलडी यानी कि यहाँ पे तुम लेसा की आईडी की वैल्यू मिलोगे, एक्चुअल एड्रेस को पीएलए के एड्रेस के साथ ऐड कर दोगे। अगर तुम्हारा प्लस माइनस फ्लैग रहा तो यहाँ पे तुम वैल्यू को ऐड कर दोगे और यहाँ पे माइनस कर दोगे। उसके बाद एंड कार्ड, अगर तुम्हारे एंड कार्ड है तो तुम क्या करोगे, एग्जीक्यूशन चेक करोगे। अगर ऐसे तो एक्स एड्रेस कर दोगे और पीएलए को स्पेसिफाइड एड्रेस के अंदर डाल दोगे। अगर नो है तो तुम पीएलए साथ रहोगे और जो स्पेसिफाइड एड्रेस उसको ऐड नहीं करोगे, ठीक है। यानी कि ये कब करना है, चेक इफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस, यानी कि जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट एड्रेस पे है तो पीएलए इक्वल टू पीएलए प्लस एस लेंथ कर दोगे। अब अगर तुम्हारा एलडीटी या फिर ईओएफ हुआ है तो तुम्हारा पास टू कंप्लीट हो चुका है और तुम एक्स एड्रेस के ऊपर जंप कर दोगे, यानी कि जो तुम्हारा नया एड्रेस आया है उसके ऊपर जंप कर दोगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिन, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिन हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेल्फ रिलोकेटिंग लोडर्स, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। देखो इसके अंदर देखो तो नॉन रिलोकेटेबल लोडर्स क्या होते हैं और रिलोकेटेबल लोडर्स क्या होते हैं वो पहले देखते हैं। तो नॉन रिलोकेटेबल लोडर्स के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन होती है। और रिलोकेटेबल के अंदर क्या होता है, जो लोडर होता है वो लोकेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे जो तुम्हारा लोडर है वो कैनॉट बी मूव, यानी कि जो हमारा लोडर है वहाँ पे हम मूवमेंट नहीं कर सकते और यहाँ पे प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट दे सकते हैं। एक्जीक्यूटिंग ओनली एट स्टार्टिंग एड्रेस, यानी ये कब एक्जीक्यूट होगा, सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस के लिए, और ये रिलोकेटेबल एड्रेस के ऊपर भी रन हो सकता है। मतलब देखो नॉन रिलोकेटेबल मतलब क्या, फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन, जो तुम्हारा प्रोग्राम है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर अब तुम मूव नहीं कर सकते और यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस के ऊपर तुम एक्जीक्यूट करोगे। और रिलोकेटेबल मतलब क्या, लोडर के ऊपर तुम रिलोकेशन परफॉर्म कर सकते हो और यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो भी मूव हो सकता है और रिलोकेटेबल एड्रेस के ऊपर तुम जाके उस कोड को रन भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सेल्फ रिलोकेटिंग लोडर्स क्या रहेगा, प्रोग्राम इटसेल्फ परफॉर्म रिलोकेशन, यानी कि यहाँ पे प्रोग्राम खुद से रिलोकेशन परफॉर्म कर देगा, तुम्हें कोई मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है या फिर लोडर की कोई जरूरत नहीं है। नो लिंकेज एडिटर रिक्वायर फॉर प्रोग्राम, यानी कि नो लिंकेज एडिटर, कोई लिंकर की या फिर लोडर की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोग्राम सीधे खुद से क्या कर देगा, रिलोकेशन कर देगा। इसलिए उसको हम कहते हैं सी सेल्फ रिलोकेटिंग लोडर्स। कैनॉट लोड इटसेल्फ बट कैन रिलोकेट सेल्फ, मतलब यहाँ पे लोडिंग नहीं होती बस रिलोकेशन हो जाता है। वो क्या करेगा, सेल्फ रिलोकेटिंग, लोडिंग नहीं है, सेल्फ लोडिंग नहीं है, सेल्फ रिलोकेटिंग लोडर्स, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ रिलोकेशन होगा, लोड नहीं कर पाएगा खुद को, वो प्रोग्राम खुद से लोड नहीं होगा बट रिलोकेशन परफॉर्म कर पाएगा। नो स्पेसिफिक मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक
मेमोरी नहीं रहेगी, एज पर द मेमोरी वो खुद से ही खुद को रिलोकेट कर लेगा और उस मेमोरी पे जाके रन हो जाएगा। जो स्पेशल टेक्निक फॉर प्रिपरेशन, यानी कि ये जो रिलोकेशन होता है उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक का वो यूज करता है और ये रन टाइम पे ही होता है, ठीक है। रन एट एनी मेमोरी एड्रेस, यानी जो तुम्हारा डिस्क है, ठीक है, वो प्रोग्राम यहाँ पे भी रन हो सकता है, यहाँ पे भी रन हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो रन हो सकता है। सो दैट इज अ सेल्फ रिलोकेटिंग लोडर, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, नॉन रिलोकेटेबल लोडर होते हैं और रिलोकेटेबल लोडर। यहाँ पे फिक्स मेमोरी रहती है, मूव नहीं कर सकता प्रोग्राम और एक ही जगह पे उसको रन किया जाता है। और यहाँ पे लोडर परफॉर्म रिलोकेशन, उसको मूव कर सकते हैं और वहाँ पे जो तुम्हारा रन है वो रिलोकेटेबल एड्रेस के अंदर जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो कहीं पे भी रन होता है। तो सिर्फ रिलोकेटिंग लेडर्स क्या होते हैं, वो इन दोनों के भी अलग होते हैं। वो क्या करते हैं, खुद से परफॉर्म कर, जो रिलोकेशन है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई लिंकेज एडिटर की जरूरत नहीं पड़ती और वो खुद से खुद को रिलोकेट कर लेते हैं, ठीक है, बट लोड नहीं कर पाते, ठीक है। नो स्पेसिफिक मेमोरी, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेमोरी यूज नहीं करती, कोई बहुत सारे स्पेशल टेक्निक यूज किए जाते हैं और रन टाइप पे इस काम को परफॉर्म किया जाता है। सो दैट इज योर सेल्फ रिलोकेटिंग लोडर, ठीक है। उसके बाद नो नीड फॉर लिंक एज एडिटर, यानी कि लिंकेज एडिटर की अभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। मेमोरी लोकेशन एग्जीक्यूट एट एनी मेमोरी लोकेशन, ये इसका एडवांटेज है और मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये उसकी क्या है एडवांटेज, यानी कोई लिंकेज एडिटर की जरूरत नहीं है, एट एनी मेमोरी लोकेशन वो एग्जीक्यूट हो जाता है और मोर फ्लेक्सिबल रहता है। बट अभी इसकी डिसएडवांटेज भी है कि कॉम्प्लेक्स है, खुद से काम कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ही बनाने के लिए। लोडर यहाँ पे फिर भी यूज होता है लोडिंग के लिए, रिलोकेशन के लिए नहीं होता, बट लोडिंग के लिए तो वो यूज होने वाला है, तो क्या फायदा। और स्पेशल टेक्निक भी यहाँ पे बहुत हार्ड होती है और उसको डिफाइन करना भी बहुत हार्ड होता है। दैट इज योर सेल्फ रिलोकेटिंग लोडर। उसके बाद स्टैटिक एंड डायनामिक लिंकिंग, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक एंड डायनामिक लिंकिंग, पहली बात तो लाइब्रेरीज क्या होती है, सेट ऑफ रूटीन फंक्शन वेरिएबल्स। लाइब्रेरीज करेंगे जो रूटीन रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे, उससे एक प्रोटोकॉल क्रिएट किया जाता है, उसको हम लाइब्रेरीज कहते हैं। जो क्या करता है, कंपाइल टाइम जो एरर्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने का काम करता है। और एट स्टैटिक बिल्ड ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जब तुम्हारा प्रोग्राम स्टैटिकली बिल्ड होगा उसके वक्त जो लाइब्रेरीज होती है वो उसको डिफाइन करने का काम करती है। अब हम जाते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक लिंकिंग के ऊपर, ठीक है। लिंकर तो तुम्हें पता क्या है, वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो अभी स्टार्टिंग लिंकिंग क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल्स बाय कंपाइलर आल्सो लाइब्रेरी फंक्शंस, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट फाइल्स होते हैं वो कंपाइलर क्रिएट करता है बाय यूजिंग सोर्स प्रोग्राम, वो लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर जाता है, वो स्टैटिक लिंकर के अंदर जाता है और स्टैटिक लिंकर उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट करता है। कंटेंट कॉपी ऑफ एवरी सबरूटीन, यानी कि जितने भी सबरूटीन्स रहेंगे तुम्हारे फंक्शन के अंदर, जितने भी फंक्शंस रहेंगे तुम्हारे कोड के अंदर, उसकी एक कॉपी इसके अंदर होगी और यूजर डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शंस भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, ओनली रेफरेंस पार्ट ऑफ लाइब्रेरी आर इंक्लूडेड, यानी कि वही पार्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा जो रेफरेंस है, जो पार्ट रेफरेंस नहीं है वो यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। लाइब्रेरी कोड बिकम पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटेबल, यानी कि जो लाइब्रेरी कोड है, लाइब्रेरी कोड मतलब क्या, तुम्हारा एवरी सब रूटीन का इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड बनेगा, ठीक है। लार्जर एग्जीक्यूटेबल फाइल साइज, यानी कि यहाँ पे जो फाइल साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी। नो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज एट रन टाइम, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को यूज नहीं किया जाएगा और जितनी भी रहेगी वो लाइब्रेरी फाइल्स रहेंगी, ठीक है। इच एग्जीक्यूटेबल फाइल कंटेन ओन कॉपी ऑफ लाइब्रेरी रूटीन्स, यानी कि हर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगी उसके अंदर खुद की एक लाइब्रेरी रूटीन की कॉपी रहेगी। सो इफ प्रोग्राम कंटेनिंग सेम लाइब्रेरी रूटीन्स आर एग्जीक्यूटेड देन मेमोरी इज वेस्टेड, यानी कि अगर तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर सेम जो तुम्हारी लाइब्रेरी रहेगी, मतलब लेट्स से तुम्हारे पास मल्टीपल लाइब्रेरीज है, अगर उसके अंदर एक ही लाइब्रेरी बहुत बार रिपीट हो गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो तुम्हारी मेमोरी है वो वेस्ट हो जाएगी। सो दैट इज स्टैटिक लिंकिंग, मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल को स्टैटिक लिंकर के अंदर भेजा जाता है और उसके थ्रू वो एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस पार्ट को यूज किया जाएगा, लाइब्रेरी कोड बिकम मतलब जो तुम्हारा लाइब्रेरी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूटेबल कोड का पार्ट रहेगा। लार्जर एग्जीक्यूटेबल यहाँ पे फाइल साइज रहेगी और कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज का यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद डायनेमिक लिंकिंग, अब डायनेमिक लिंकिंग के अंदर क्या होगा, प्रोग्राम नीड्स फंक्शन, पहले तो तुम्हें प्रोग्राम को फंक्शन देना पड़ेगा, देन फंक्शन एग्जिस्ट इन डीएलएल फाइल, यानी कि तुम्हारा डायनेमिक लिंकिंग फाइल है उसके अंदर तुम्हारा फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारा डीएलएल है उसको तुम रन टाइम के ऊपर लोड करोगे, उसके बाद फंक्शन कॉल फ्रॉम डीएलएल, उसके बाद तुम उस डीएलएल को क्या करोगे, फंक्शन लोड के अंदर डालोगे, ठीक है। डीएल रिमेन इन मेमोरी फॉर अदर प्रोग्राम टू यूज, यानी कि तुम्हारा डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी है वो क्या करेगा, उसी मेमोरी के अंदर रहेगा तुम्हारे प्रोग्राम को यूज करने के लिए। डीएलएल मतलब डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी क्या है, तो कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम, यानी कि मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, कैन बी कॉल्ड एज लार्जर प्रोग्राम, जिसको हम लार्जर प्रोग्राम कह सकते हैं एट रन टाइम। मतलब एक सेपरेट फाइल रहेंगी जिसके अंदर मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम्स रहेंगे या फिर फंक्शंस रहेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे ओवरऑल प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल एक्सटेंशन शेयर्ड मेमोरी अलॉन्ग विद प्रोग्राम्स, यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारी मेमोरी है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स के साथ शेयर की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे नीड क्या है, शेयर कोड फॉर डाटा, यानी कि डाटा के लिए शेयर कोड यूज करने के लिए इजी अपडेट्स, यानी कि इसके जो अपडेट्स होते हैं वो बहुत ईजी होती है। ओएस सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सपोर्ट यहाँ पे अच्छे से मिलता है, रिसोर्स शेयरिंग यहाँ पे मिलती है और मॉड्यूलर डेवलपमेंट भी तुम इससे कर सकते हो। तो डायनेमिक लिंक के अंदर क्या करोगे, प्रोग्राम नीड्स फंक्शन, पहले तुम प्रोग्राम दोगे, तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर फंक्शन होने चाहिए, अगर वो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो वो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल के अंदर जाएंगे, फिर वो डायरेक्ट डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी के अंदर लोड किए जाएंगे एट रन टाइम और फिर उसको कॉल किया जाएगा बाय यूजिंग डीएलएल। और वो तुम्हारी डीएलएल अगर जब वो कॉल हो जाएगा तो उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो एक मेमोरी के अंदर रहेगा, ताकि जो तुम्हारी मेमोरी है उसके अंदर वो रिपीट हो जाए और उसको तुम बाद में एक्सेस कर पाओ। सो दैट इज योर डायनेमिक लिंकिंग, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज योर एस्पोस यूनिट नंबर 3।